पथ में कांटे न होते तो जीवन का आभास न होता, मंजिल मंजिल रह जाती, मानव का इतिहास न होता। परम सम्माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्री अमित सिंह नेगी सर और देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल के मेरे सभी परिवारगण, मैं आशीष वाराणसी से स्वागत करता हूँ आप सभी का आज के इस विशेष सत्र में, जहां हम मिलने जा रहे हैं AIR और 91 श्री मनु गर्ग सर से। किसी भी कार्यक्रम से पहले परंपरा है कि हम मां सरस्वती की वंदना करते हैं, तो मैं आवाज देता हूँ सिमरन, जो कि छत्तीसगढ़ से है और इस बैच की छात्रा है। आए और मां सरस्वती की वंदना प्रस्तुत करें। सिमरन। नमस्ते सभी को, मेरा नाम सिमरन श्रीवास्तव है और माफी चाहूंगी, मैं झारखंड से हूँ, धनबाद से, और आप सभी के समक्ष मैं सरस्वती वंदना प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मां शारदे कहाँ तू वीणा बजा रही है, मां शारदे कहाँ तू वीणा बजा रही है, किस मंजू ज्ञान से तू, किस मंजू ज्ञान से तू, किस मंजू ज्ञान से तू जग को लुभा रही है, मां शारदे कहाँ तू वीणा बजा रही है, किस भाव में भवानी तू मग्न हो रही है, विनती नहीं हमारी क्यों माँ तू सुन रही है, किस भाव में भवानी तू मग्न हो रही है, विनती नहीं हमारी क्यों माँ तू सुन रही है, हम दीन बाल तुमको विनती सुना रहे हैं, हम दीन बाल कब से विनती सुना रहे हैं, अब आ भी जाओ माता, अब आ भी जाओ माता, अब आ भी जाओ माता, तू क्यों सता रही है, मां शारदे कहाँ तू वीणा बजा रही है, हमको दयामयी तू ले गोद में पढ़ा, अमृत ज्ञान कामा हे शारदे पिलाओ, हमको दयामयी तुम ले गोद में पढ़ाओ, अमृत ज्ञान कामा हे शारदे पिलाओ, चरणों में तेरी दुनिया निज सर झुका रही है, चरणों में तेरी दुनिया निज सर झुका रही है, सुर ज्ञान और कला से, सुर ज्ञान और कला से जग को लुभा रही है, मां शारदे कहाँ तू वीणा बजा रही है, मां शारदे कहाँ तू वीणा बजा रही है, वीणा बजा रही है। धन्यवाद। धन्यवाद सिमरन, आपकी वाणी की मधुरता ने इस रंगमंच को गुंजायमान बना दिया है। महोदय, शिक्षा आज मानव के विकास एवं बौद्धिक के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। यही नहीं, अपितु दिव्यांग जन समूहों में भी शिक्षा ने वह क्रांति लाई है जिसके माध्यम से आज दिव्यांग जन स्वयं को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बना पाएंगे। महोदय, 2020 में जब कोविड-19 के कारण देश भर के दिव्यांग शिक्षा की मुख्य धारा से एकदम से कट से गए थे, तब श्री अमित सिंह नेगी
के नेतृत्व में देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल की नींव रखी गई। यह संस्था आज लगभग 20 राज्यों में अपनी सेवाएं दे रही है। कहते हैं ना कि जीवन भले ही सींचता है माँ बाप के प्यार से, लेकिन चमकता है गुरुओं के आशीर्वाद से। महोदय, आइए मैं अपने गुरुवर श्री अमित सिंह नेगी सर का से परिचय करा देता हूँ। सर, आपका जन्म 1991 में हुआ था। 1991 में आपके जन्म के पश्चात जब आप 20 वर्ष के हुए, जिस उम्र में एक बालक अपने गोल्स डिसाइड करता है, 2011 में आपने अपनी आंखों की रोशनी खो दी। किंतु आपने तकनीक को अपने शिक्षा का माध्यम बनाकर आप हायर स्टडीज की ओर गए और सभी बाधाओं को पार करते हुए अपनी हायर स्टडीज पूरी की। आपने मास्टर्स इन सोशल जस्टिस, बैचलर्स इन आर्ट्स, स्पेशलिटी है सर आपकी विजुअल इंपेयर्ड चैलेंजेस, एंड आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हैं। आपको वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे 3 दिसंबर को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यही नहीं, आप समाज रत्न पुरस्कार, गौरव सम्मान पुरस्कार एवं रोटरी क्लब द्वारा सम्मानित भी हैं। अब सर, आप अपने बारे में स्वयं कुछ कहें, श्री अमित सिंह नेगी सर, प्लीज। सर्वप्रथम मां शारदे को नमन करते हुए देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल के पूरी टीम की ओर से आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री मनु गर्ग जी का हमारे इस देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल परिवार में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि हमारे छात्र आशीष दुबे ने बताया देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल के बारे में कि किस प्रकार से देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल की शुरुआत की गई, तो सर मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा अपने इस डीडीजी यानी कि देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल के बारे में। आज वर्तमान में देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल अगर बात करें तो आईसीटी के क्षेत्र में यानी कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि आज हर घर की, हर बच्चे की, स्पेशली एक विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स की बहुत ज्यादा नीड बन चुकी है। तो इसी की जरूरत को समझते हुए देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल ने हर घर, हर राज्य उन जगहों पर पहुंचने का प्रयास किया जहां पर टेक्नोलॉजी पहुंच नहीं पा रही थी या लोग नहीं पहुंच पा रहे थे। क्योंकि जब कोविड काल था तो उस समय पर बहुत सारे बच्चों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पहुंचाया गया, लेकिन हमारे दृष्टिबाधित बच्चे कहीं ना कहीं रह गए थे। तो उन्हीं की समस्याओं को समझते हुए हम लोगों ने प्रयास किया क्यों ना हम हर घर तक पहुंचे, क्योंकि हमारा मानना है कि एक विजुअल इम्पेयर्ड के लिए इंपॉर्टेंट होता है साउंड, आवाज, और वो आवाज फिर चाहे ऑफलाइन सेंटर में बैठ के दी जाए, चाहे वो ऑनलाइन सेंटर पे दी जाए। तो उन्हीं चीजों को समझते हुए हम लोगों ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म गूगल मीट के माध्यम से पढ़ाना शुरू किया। स्टार्टिंग में एक बैच और एक सुपर 30 का हम लोगों ने एक बैच बनाया, जिसपे हमने उन बच्चों का चयन किया जो कि भारतवर्ष के विभिन्न राज्यों से बच्चे होंगे। साथ साथ में दृष्टिबाधित होने के साथ साथ वो सभी बच्चे आर्थिक रूप से भी कमजोर होने चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना, पढ़ना, जिनके पास पैसा है वो तो कहीं पे भी जाके पढ़ लेंगे, लेकिन उन बच्चों का क्या जिनके पास आर्थिक रूप से वो संपन्न नहीं है या किसी न किसी समस्या का उनको सामना करना पड़ता है। कई बार जो परिवार के अन्य सदस्य हैं वो भी सपोर्ट बच्चों को नहीं करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम उन बच्चों को कैसे शिक्षा दे सकते हैं, तो उनके लिए प्रयास किया गया कि हम आपको घर पे बैठे बैठे ही रोज शाम को, अगर आप स्कूल में जाते हैं या आप कॉलेज जाते हैं या आप कोई पार्ट टाइम जॉब भी कर रहे हैं, तो आप हमारे साथ जुड़कर उनको हम लोगों ने प्रयास किया कि हम आपको MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट, साथ साथ में असिस्टिव टेक्नोलॉजी जिसमें आपका मोबाइल्स चलाना, और एक ब्लाइंड यूजर के लिए कौन कौन से एप्लीकेशंस इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उन सभी के बारे में बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, जिसके फलस्वरूप आज हमारा देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल का वर्तमान में 4था बैच चल रहा है। हर साल एक बैच आता है, निकल जाता है, और साथ ही साथ अगर बात करें तो हमारे विभिन्न राज्यों में कई सारे बच्चे अलग अलग पोस्टों पर भी पहुंचे हैं।
एक कह सकते हैं हायर रैंक पर भी बच्चे पहुंचे हुए हैं। बड़ा अच्छा लगता है कि वो अच्छा काम भी कर रहे हैं। कभी एक समाज में एक मैसेज गया था कि विजुअली इम्पेयर्ड जब किसी भी पद पे पहुंचता है या कोई भी कार्य उसको दिया जाता है तो वो कार्य करता नहीं है। लेकिन आज हम गर्व से कह सकते हैं कि हमारा डीडीजी का स्टूडेंट अगर किसी भी पद पे जा रहा है तो वो अपना पूर्ण रूप से भागीदार बन रहा है उस कार्य को करने के लिए। बाकायदा वो मांगता है कि आप मुझे काम बताइए। कोई भी डिपार्टमेंट जब उनको काम नहीं देता है या उनको स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर प्रोवाइड नहीं करता है तो वो उस चीज की मांग करते हैं और आज बहुत अच्छे से अपने कार्यों को कर भी रहे हैं। देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल ने सिर्फ कंप्यूटर ही नहीं, कंप्यूटर के साथ साथ में बच्चों को प्रयास किया है कि जनरल स्टडीज, जो कि आईएएस कोचिंग का एक पार्ट है, जिसको 8:30 से 9:30 मंडे से फ्राइडे बच्चों को देने का प्रयास किया जाता है, जिसके लिए हमारे दो बहुत ही बेहतरीन प्रोफेसर, एक प्रोफेसर सुजान सिंह नेगी जी जो बच्चों को सोशियोलॉजी वाला पार्ट पढ़ा रहे हैं, और साथ ही साथ जो हमारे नदीम अख्तर जी, प्रोफेसर नदीम अख्तर जी, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मंडे ट्यूसडे 2 दिन बच्चों को पॉलिटिकल साइंस पढ़ाने का प्रयास करते हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने इन क्लासेस के अलावा कोशिश करी है कि बच्चों के पर्सनालिटी डेवलपमेंट, सॉफ्ट स्किल्स, इंग्लिश स्पोकन जैसी सुविधाएं भी हम बच्चों को प्रदान कर रहे हैं, जिसके लिए हम चाहते हैं कि बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट किया जा सके। यानी अगर बच्चा यहाँ से अगर निकले तो एटलीस्ट उसके पास ये प्रॉब्लम ना आए कि मैं कंप्यूटर कैसे चलाऊंगा, मैं मोबाइल कैसे चलाऊंगा, मैं अपना जो सेल्फ डिपेंड वाले वर्क हैं कैसे हम बच्चों को सेल्फ डिपेंड बना सकते हैं, उसके ऊपर कार्य कर रहा है। साथ ही साथ सिर्फ यही नहीं, कई बार हमारा प्रयास ये भी रहता है कि हम बच्चों को डेली लिविंग स्किल्स से रिलेटेड बहुत सारी चीजें बताने का प्रयास करते हैं ताकि बच्चा उन चीजों को आराम से कर सके और कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी खत्म हो और बच्चा इंडिपेंडेंट बने। तो ये प्रयास है हमारा देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल का। भविष्य की योजनाओं में देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल का एक ऑफलाइन सेंटर बनाने का एक कह सकते हैं कि ड्रीम है, और जिसके अंतर्गत हम उन बच्चों को जो कि हमारे दृष्टिबाधित तो रहेंगे ही, साथ में आर्थिक रूप से भी कमजोर बच्चे रहेंगे, उनको एक सुविधाएं के रूप में जो कि इंक्लूजन सेटअप के अंदर या फिर इंटीग्रेशंस के अंदर बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करने का हमारा एक संकल्प है कि हम उनको किसी स्पेशल स्कूल के बजाय हम उनको एक इंटीग्रेशन या इंक्लूजन सेटअप के अंदर देहरादून में, जो कि अभी तक यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो वहां पे हमारा प्रयास है कि हम बच्चों को दें, जिसके अंदर हम बच्चों को सुविधा देना चाहते हैं कि उनको रहना, खाना पीना, साथ में आने जाने की सुविधा, साथ में एक ई कंटेंट लाइब्रेरी, साथ में एक 3D, 2D, 8D, 4D जैसे मॉडल्स का एक म्यूजियम जिसमें 2000 से ज्यादा प्रोडक्ट, क्योंकि हमारा मानना है कि विजुअल इंपेयर्ड पर्सन के लिए कहीं ना कहीं जरूरी है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन, क्योंकि अगर उसको कोई भी इमेजिन्स करनी है, कोई भी चीज जाननी है, तो उसके लिए ऑब्जेक्ट का ओरिएंटेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उससे रिलेटेड बहुत सारे मॉडल्स, फिर चाहे वो मैकेनिज्म बेस पे हो, चाहे 2D हो, चाहे 3D हो, चाहे 8D हो, तो उस पर बनाने का प्रयास हम लोग करेंगे ताकि बच्चों को वो चीज एकदम क्लियरिटी के साथ क्लियर हो सके। तो ये हमारी भविष्य की एक योजनाएं हैं, और अभी तक हमारे जितने भी बच्चे हैं बहुत अच्छा प्रदर्शन अपना कर रहे हैं। और इस बार का भी जो हमारा करंट बैच, दोनों ही बैचेस में अगर मैं बात करूं, चाहे मैं आईसीटी के बैचेस की बात करूं या फिर मैं अपना जनरल साइंस की जनरल अपना जो अपना अवेयरनेस का जो क्लासेस चलता है उसकी बात करूं, तो दोनों ही बैचेस में बहुत अच्छी तरीके से हमारे बच्चे कर रहे हैं। साथ ही साथ हमारा देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल हमारे बच्चों को कोडिंग का भी कोर्स करवाता है, और साथ साथ में एक अभी वर्तमान में हम लोगों ने एक प्लानिंग और करी है कि कई सारे बच्चों की डिमांड है कि हम ऑडियो एडिटिंग का कोर्स भी बच्चों को कराने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि बच्चा ऑडियो एडिटिंग के में अगर जाना चाहता है तो उसको भी कर सकता है। साथ ही साथ ये सब चीजें तो पढ़ाई से संबंधित हो गई, लेकिन अगर बात करें तो इसके अलावा जो देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल बच्चों को देता है, वो देता है आप जैसे व्यक्तियों के व्यक्तित्व के साथ बातचीत करने का मौका। आज इस सत्र में जो हमारा 2025-26 सत्र है, इस सत्र का आज का पहला प्रोग्राम है ये, जिसमें आज मुख्य अतिथि के रूप में आप हमारे बीच में आए। मैं पुनः एक बार आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और ये सभी कार्यक्रम करने के पीछे जो हमारा उद्देश्य रहता है वो ये रहता है कि बच्चे अपना मोरल अप करें, उनको सीखने को मिले, उनको जानने को मिले, और
अधिक से अधिक एक्सपीरियंस जब अपना आप जैसे व्यक्ति अपने बच्चों के साथ शेयर करते हैं तो उनको भी एक प्रोत्साहन मिलता है कि हम भी उस कार्य को कैसे कर सकते हैं। तो एक बार सर पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत हृदय की अंतःस्थल से आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने हमारे एक अनुग्रह से आज के इस कार्यक्रम के लिए अपनी अनुमति दी और आज हमारे आप बीच में हैं, तो जिसके लिए मैं एक बार पुनः आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। चलिए आगे का कार्यक्रम करेंगे आशीष। धन्यवाद। धन्यवाद सर। आपके अथक प्रयासों से ही आज देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल प्रतिवर्ष अनेक कीर्तिमान स्थापित किए जा रहा है। श्रोताओं, आपकी अधिकता को और ना बढ़ाते हुए आइए मैं आपको सीधे रूबरू कराता हूँ आज के हमारे मुख्य अतिथि महोदय श्री मधु गर्ग से। सर, आपने क्लास 8 में अपनी आईसाइट खो दी थी। इसके बाद आपने अनेकों चैलेंजेस को फेस करते हुए हिंदू कॉलेज से अपने स्नातक की डिग्री पूरी की। कहते हैं ना कि हर अनुभव प्राप्त करने के लिए उस कार्य को करना आवश्यक नहीं होता। कई बार दूसरों के अनुभव से सीखना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो सर प्लीज आप आए और अपना अनुभव हम सभी के समक्ष साझा करें। ऑल इंडिया रैंक 91 श्री मधुगर सर प्लीज। नमस्कार आप सभी को। और पहले तो मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा अमित सर नेगी जी, जिन्होंने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया कि देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल उनकी स्थापना करी उन्होंने एक विजनरी एक एम के साथ में। साथ ही में जो उनका आइडिया है जो टेक्नोलॉजी को बढ़ाना है स्पेशली विजुअली इम्पेयर्ड कम्युनिटी में, मैं खुद उससे काफ़ी रिलेट करता हूँ क्योंकि मेरी खुद की ज़िंदगी में टेक्नोलॉजी का एक बहुमूल्य योगदान रहा है। तो जो भी उनका आइडिया है मैं उससे पूर्णतः सहमत हूँ कि अगर टेक्नोलॉजी के लिए किसी को इक्विप कर लिया जाए, उसको अगर टेक्नोलॉजी सिखा दी जाए तो वो अपने आप बहुत कुछ लाइफ में अच्छा कर सकता है। साथ ही में मैं सुरभि मैम को भी धन्यवाद कहना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया। साथ ही में सिमरन जी, जिन्होंने इतना अच्छा सरस्वती वंदना से स्वागत किया कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा। आशीष जी का भी धन्यवाद कि वो जो संचालन कर रहे हैं वो काफ़ी अच्छा है। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं अपना खुद की अगर एक्सपीरियंस बताऊँ तो इसमें आपको दिखेगा कि काफ़ी टेक्नोलॉजी का और काफ़ी आसपास की ऐसी चीज़ों का जो तकनीक होती है उनका काफ़ी प्रयोग किया गया है। जो भी मेरे अचीवमेंट है या कुछ भी है इसमें, साथ ही में मैंने अगर मुझे अपने परिवारजनों का और इन सब का भी बहुत योगदान रहा है तो उनका कंट्रीब्यूशन भी भुलाया नहीं जा सकता। मैंने भी, मुझे याद है कि बहुत सारे ऐसे ही टॉपर्स तो आप कहें या फिर जो लोग कुछ अचीव कर जाते हैं लाइफ में या सक्सेस स्टोरीज, वो काफ़ी देखी थी अपने शुरुआती दिनों में और उनसे काफ़ी बेनिफिट किया था। तो मेरी उम्मीद यही रहेगी कि आप सब लोग जो भी यहाँ पे आए हैं, जो अपना समय यहाँ पे दे रहे हैं, वो सब भी कुछ सीख के जाएंगे। और मैं चाहूँगा कि इंटरैक्टिव सेशन रहे और मैं अपना एक्सपीरियंस बताने के बाद आपको पूरा मौका मिलेगा कि आप मुझसे जो भी सवाल पूछना चाहिए वो सवाल पूछ सकते हैं, ताकि मेरे एक्सपीरियंस से आप सीख पाएँ और जो मैंने गलतियाँ करी है, जो मुझे मुसीबतें आई, वो आपको ना आए। तो शुरू करूँगा मैं। शुरू में मैं जब स्कूल में था तो मैं सेंट जेवियर स्कूल जयपुर में था। मैं जयपुर में ही पैदा हुआ। मेरी मम्मी एक सिंगल पेरेंट है, वो मेरे फादर के साथ नहीं रहती। मुझे बड़ा करने में पूरा उनका योगदान है। जब मैं 8th क्लास में था तब मुझे पता चला कि क्लास में बैठे बैठे मैं बोर्ड को नहीं पढ़ पा रहा और जब क्लास नोट्स लिखने की बात आती है तो मैं लाइन के ऊपर नीचे लिख रहा हूँ कॉपी में। तो उस टाइम पे काफ़ी हॉस्पिटल्स में दिखाया तो पता लगा मुझे रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, आरपी, मैकुलर डिजेनरेशन और निस्टैग्मस, ये 3 बीमारी मेरे रेटिना में है। उस टाइम पे काफ़ी भविष्य अंधकार में लग रहा था क्योंकि कुछ आगे आइडिया नहीं था कि ये बीमारी में क्या होता है और मैं कैसे इससे उभर पाऊंगा। उस टाइम पे गाइडेंस भी थोड़ी कम ही थी। तब मेरी मम्मी का ही सपोर्ट था, मेरी माता जी जो है श्रीमती वंदना जैन, जिन्होंने पूरा मेरे लिए मुझे ढाढ़स बधाई, उन्होंने हौसला दिया कि मैं आगे पढ़ाई करता रहूँ। मेरे स्कूल का भी काफ़ी योगदान था कि उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि स्कूल मुझे बदलने की ज़रूरत नहीं है और मैं और साइटेड लोगों के साथ इंक्लूसिव एजुकेशन में ही पढ़ सकता हूँ। उस समय मुझे याद है कि जब शुरू में दिक्कत आई तो काफ़ी परेशानियाँ होने लगी। आसपास कोई इंसान अगर मुझसे हेलो बोलने आता था या तो मैं देख नहीं पाता था तो उनको काफ़ी बुरा लगता था। पर धीरे धीरे मेरे दोस्तों का काफ़ी सपोर्ट रहा, उन्होंने मुझे अपनी एक्टिविटीज़ में और इन सब जगह इन्वॉल्व किया ताकि मैं भी एक इंक्लूसिव तरीके से पढ़ पाऊँ। तब मेरी मम्मी स्कूल में जाया करती थी और सारे क्लास नोट को लाया करती थी और मेरे दोस्तों से मांग के, और उनको मेरे लिए पढ़ा करती थी। एनसीईआरटी बुक हुई, क्लास नोट्स हुए और बुक्स हुई, कोई रेफरेंस बुक्स हुई, वो मेरी मम्मी पढ़ा करती थी। इसी की सहायता से मैंने अपने 10th क्लास में 9.8 सीजीपीए हासिल करी। इसके बाद में जब मैं 11th क्लास में आया तो मेरे पास एक चॉइस थी
कि मुझे ह्यूमैनिटीज़ लेना था, क्योंकि मुझे तब क्लियर था कि मुझे सिविल सेवा में ही रहना है। इसके बहुत सारे रीज़न थे। पहला रीज़न ये था कि मैंने काफ़ी लोगों को देखा था जो सिविल सर्विस में थे, एक डिसेबिलिटी के साथ में, और वो काफ़ी अच्छा कर रहे थे। तो उनको देख के मुझे प्रेरणा मिली कि अगर वो लोग इतना अच्छा कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। साथ ही में मेरा ये भी था कि जैसे लोग मुझे सहायता करते हैं, अगर मैं किसी की सहायता दोबारा कर पाता था तो मुझे अंदर से काफ़ी अच्छा महसूस होता था। तो इससे भी मुझे था कि सिविल सर्विसेज मुझे वो प्लेटफॉर्म देगा कि मैं दूसरों की सहायता इसमें कर पाऊंगा। तो उस समय मैंने सोचा कि सिविल सेवा के लिए ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट मेरे लिए सही रहेगा, तो मैंने ह्यूमैनिटीज लिया। पर ह्यूमैनिटीज के साथ एक द्वंद्व था कि मुझे इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस यानी कि कंप्यूटर साइंस या फिर इकोनॉमिक्स, इन दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट चूज करना था। मेरा बचपन से इंटरेस्ट कंप्यूटर साइंस में और टेक्नोलॉजी में काफ़ी था, तो मेरा आग्रह था स्कूल से भी और मेरे घर वालों से भी कि मुझे कंप्यूटर साइंस यानी इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिस सब्जेक्ट दिलवा दें। किंतु कुछ लोग एप्रिहेंसिव थे, वो चिंता में थे कि अगर मैं कंप्यूटर को देख नहीं पा रहा या फिर मुझे मॉनिटर नहीं दिख रहा, कीबोर्ड नहीं दिख रहा, तो मैं जावा, माई एसक्यूएल ऐसी कोडिंग लैंग्वेजेस कैसे सीख पाऊंगा या मैं कैसे कर पाऊंगा। क्योंकि उस टाइम तक मुझे टॉकबैक या जॉस के बारे में ज़्यादा ज्ञान नहीं था, मैंने टॉकबैक यूज़ भी नहीं किया था। पर उस समय जो मेरे स्कूल के प्रिंसिपल थे, केवल वो थे जो मेरे साथ खड़े थे। उन्होंने बोला कि अगर मनु को ये सब्जेक्ट पसंद है कंप्यूटर, तो कंप्यूटर उसको ले लेना चाहिए। मैंने कंप्यूटर लिया। मेरी जो टीचर्स थी, जो मम्मी थी, उन्होंने एक्स्ट्रा टाइम लगाया, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाया ताकि मैं कंप्यूटर साइंस पढ़ पाऊँ। एस्टेरिस्क, कॉमा, फुल स्टॉप, ये सब चीज़ों का कितना बड़ा योगदान होता है, ये सब तो आप जानते ही हैं कोडिंग में, कि अगर एक कॉमा या फुल स्टॉप भी गलत हो गया तो पूरा कोड में एरर आ जाता है। तो ये काफ़ी इसमें प्रयास लगा, और काफ़ी खुशी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि 12th बोर्ड में जब कंप्यूटर का एग्ज़ाम हुआ तो मेरे उसमें 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आए, और ये आज तक का एक रिकॉर्ड था, ना केवल मेरे स्कूल में बट ये कम्युनिटी में भी। तो इससे मुझे एक प्रेरणा मिली कि कंप्यूटर साइंस अगर मैं कर सकता हूँ आगे, तो इससे मैं बुक्स भी पढ़ सकता हूँ, और भी चीज़ें जैसे यूट्यूब और इन सब के माध्यम से मैं अपनी पढ़ाई भी आगे जारी रख सकता हूँ। उस समय मुझे मौका मिला कि देश के प्रतिष्ठित हिंदू कॉलेज में, जो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में है, वहाँ पे एडमिशन लेने का। अब परेशानी ये थी कि अभी तक हम जयपुर में थे और डिसेबिलिटी को एक स्टिग्मा तौर पे मानते थे, और उस टाइम पे बाहर जा पाना और दिल्ली जैसे शहर में जाना जहाँ पे अलग अपनी परेशानियां हैं, रहने की, खाने की, तो वो एक अपने आप में चैलेंज था। उस समय फिर से मेरी मम्मी का योगदान था कि उन्होंने मुझे बोला कि मुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, वो मेरे साथ दिल्ली जाएंगी और मेरे साथ रहेंगी वहाँ पे, और जो भी मुझे परेशानी रहेंगी वो उसको मेरे साथ सॉल्व करेंगी। तो उस समय हम दिल्ली गए। 6 महीने हम दिल्ली रुके थे, फिर कोविड पीरियड आ गया। कोविड में दोबारा हमें जयपुर आना पड़ा। पर कोविड के पीरियड में मुझे टेक्नोलॉजी का बहुत एम्पावरमेंट हुआ कि मैंने अपने फ्रेंड्स जो मुझे हिंदू कॉलेज में मिले थे और पर्सन में डिसेबिलिटीज़, मैंने उनसे बात करी। उस टाइम पे मैंने टॉकबैक, जॉज, अलग अलग स्क्रीन रीडर्स, अलग अलग रीडिंग ऐप्स जो होती है, पीडीएफ रीडर्स, उन सब के बारे में जाना, और वहाँ से मेरी दुनिया बदल गई। मुझे याद है पहली बार जब मुझे पता चला कि किताबें पीडीएफ फॉर्मेट में पढ़ी जा सकती है, तो मैंने हैरी पॉटर, मेरी पढ़ने की काफ़ी इच्छा थी कि स्कूल में काफ़ी लोग पढ़ा करते थे और मुझे बताया करते थे, तो मैंने वो बुक उठाई और मैंने उसको 2 दिन में पूरा पढ़ लिया। मैं सुबह से रात तक बैठा रहा कि अब मैं खुद से किताबें पढ़ पा रहा हूँ। तो वो एक काफ़ी मेरे लिए एम्पावरिंग एक्सपीरियंस था, काफ़ी लिबरेटिंग एक्सपीरियंस था। तो कोविड पीरियड में मैंने काफ़ी किताबें पढ़ी, और उसी समय मुझे ये भी मौका मिला कि बहुत सारे डीयू में फेस्ट होते हैं, कॉलेज फेस्ट, जहाँ पे अलग अलग प्रतियोगिताएं होती हैं। तो मोबाइल फ़ोन में काफ़ी ईजी था कि लिंक पे क्लिक किया आपने और अलग अलग डिबेट कॉम्पिटिशन और ऐसे राइटिंग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर लिया। तो मैंने पढ़ाई के साथ साथ बहुत सारे प्रतियोगिताओं में भी पार्टिसिपेट किया, और उसमें काफ़ी मैं जीता भी। मेरे पास अभी 150 से ऊपर सर्टिफिकेट हैं अलग अलग कॉम्पिटिशन, जैसे डिबेट, ऐसे, पोइट्री, इन सब में। तो मैं इसके माध्यम से आपको भी कहना चाहूँगा कि केवल आप पढ़ाई तक ही सीमित ना रहें। एजुकेशन एक बहुत अच्छा टूल है, पर उसी के साथ साथ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी बहुत ज़रूरी है। और जैसे कि मैंने सुना, जो देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल का परिवार है, वो भी इस चीज़ पे काफ़ी फोकस कर रहा है, और ये फोकस करना भी चाहिए कि पढ़ाई के साथ साथ हम कुछ और एक्टिविटीज़ भी करें। इससे हमारी पर्सनैलिटी और अधिक निखर के आती है। ये कोविड का ही टाइम था, 2019 से 22 के बीच में, जब मेरा हिंदू कॉलेज था। उस टाइम पे ही मैंने सोचा कि मैं सिविल सेवा की परीक्षा, जो मैंने सोच रखा था एक सपना, उसको दोबारा से मैं शुरू करता हूँ। शुरू में काफ़ी दिक्कतें आई, जैसे कि एक्सेसिबल मटेरियल जो यूपीएससी में चाहिए होता है, न्यूज़पेपर्स और वो सब, वो उस टाइम पे अवेलेबल नहीं था, और पता भी नहीं था कि कितना पढ़ना है और पर्सन विद विजुअल इम्पेयरमेंट में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्योंकि पहले एक्सपीरियंस था और इतने कॉन्टैक्ट्स नहीं थे। उस टाइम पे ढूंढते ढूंढते और कुछ और एनजीओ से भी हेल्प लेके और दोस्तों से बात करके ये पता चला कि न्यूज़पेपर पढ़ा जा सकता है। इसके लिए मैं आपको भी बताना चाहूँगा, अगर आप में से कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ना चाहता है, तो एक सॉफ्टवेयर होता है कैलिबर नाम से।
ये आप लैपटॉप में डाउनलोड कर सकते हैं। इससे ईपब फाइल बन जाती है न्यूज़पेपर्स की। ये क्या करता है, इंडिया में जितने भी न्यूज़पेपर्स हैं उनके जो न्यूज़ पोर्टल्स हैं, जो वेबसाइट्स हैं, वहाँ से न्यूज़ आर्टिकल्स को उठाता है, एक ईपब फाइल में कंपाइल करके हमें उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये ईपब फाइल काफ़ी इजीली पढ़ी जा सकती है। मैं इसको डॉल्फिन इजी रीडर नाम की ऐप से पढ़ा करता था और न्यूज़पेपर पढ़ना इससे मेरे लिए काफ़ी सुलभ, काफ़ी एक्सेसिबल हो गया। इसके बाद ही जब मेरा कॉलेज खत्म हुआ तब मेरी एज काफ़ी कम थी, मैं 20 साल का था। तो और सिविल सेवा में एक रूल होता है कि आप 21 साल के पहले एग्जाम नहीं दे सकते। तो मैंने 1 साल का ब्रेक लिया। उसमें तब मुझे लगा कि अब मुझे केवल यूपीएससी पे निर्भर नहीं रहना चाहिए, साथ में मुझे कुछ अपने एकेडमिक से भी कंटिन्यू रखना चाहिए। तो मैंने सीयूईटी पीजी का एग्जाम दिया। वहाँ पे सौभाग्य से मेरा एडमिशन प्रतिष्ठित जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में हो गया। वहाँ पे मैंने अपना मास्टर्स इन पॉलिटिक्स विद स्पेशलाइजेशन इन इंटरनेशनल रिलेशंस किया स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के अंदर, और 2 साल का मैंने मास्टर्स किया। तो ये भी एक ज़रूरी चीज़ है कि हम कभी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो केवल उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे ही निर्भर ना रहे, साथ में हम अपनी एकेडमिक जर्नी को भी आगे बढ़ाते रहें, क्योंकि एग्जाम्स काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल रहते हैं, उनका सिलेक्शन होना ना होना काफ़ी मुश्किल रहता है। और इसमें अगर सिलेक्शन नहीं हो रहा तो ये आपकी गलती नहीं होती, क्योंकि सीट ही कम होती है तो रिसोर्स कम है, उसके कारण हो सकता है आपकी बहुत मेहनत करने के वजह सिलेक्शन ना हो। तो आप उस टाइम पे अगर हतोत्साहित ना हो, उसके लिए ज़रूरी है कि आपके साथ में एक आपकी एकेडमिक जर्नी चलते हैं। आपको लगता है कि आप मास्टर साथ में कर रहे हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं भी निकले कोई बात नहीं। इसके बाद में मास्टर्स पूरा करते करते मैंने अपनी यूपीएससी की परीक्षा का पहला अटेम्प्ट दिया 2023 में। मैंने पहला अटेम्प्ट दिया, तब तक मेरा प्रीलिम्स भी क्लियर हो गया। अब मुझे काफ़ी ओवर कॉन्फिडेंस खुद पे आ गया कि अभी तक मेरे सारे पाएगा, यूपीएससी में भी ऐसा क्या ही है। ये ओवर कॉन्फिडेंस होना मेरे लिए काफ़ी गलत था। मेरा जो मेंस होता है यूपीएससी का सेकंड स्टेज होता है, वो मेरा क्वालिफाई नहीं हो पाया 40 मार्क्स से फ्रॉम द विजुअली इम्पेयर्ड कट ऑफ। तो ये काफ़ी बड़ा मार्जिन था मेंस ना हो पाने का। उस टाइम पे काफ़ी डिसहार्टनमेंट हुआ कि अभी तक मेरे सारे एग्जाम निकल पा रहे थे, सब मेरी अच्छी रैंक आ रही थी, तो अब ऐसा क्या हुआ कि मेरा यूपीएससी जैसे एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो पाया। तब एक बार दोबारा से मेरे जो आसपास के दोस्त थे, जो मेंटर्स थे, उनका सपोर्ट रहा कि मुझे एग्जाम दोबारा देना चाहिए, क्योंकि एग्जाम का नेचर ही ऐसा है कि इसके अंदर एक बार में सिलेक्शन होना काफ़ी मुश्किल रहता है, क्योंकि काफ़ी लंबी जर्नी रहती है, काफ़ी सारा सिलेबस रहता है, बहुत कुछ पढ़ने के लिए होता है, और एक बार में इंसान को पता भी नहीं लग पाता कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, प्रोसेस क्या है, जब तक उसके पास अच्छी गाइडेंस ना हो। फिर मैंने 2024 में अपना एग्जाम दोबारा दिया, प्रीलिम्स का एग्जाम दिया, प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया। प्रीलिम्स में एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है सीसैट, क्योंकि सीसैट के अंदर मैथमेटिक्स काफ़ी आती है, और मैथमेटिक्स में बोलते हैं कि 10th क्लास के लेवल की आती है, पर वो आती है एक्चुअल में काफ़ी हाई लेवल की है, तो उसको सॉल्व कर पाना काफ़ी मुश्किल रहता है। तो उस सीसैट को सॉल्व करने के लिए मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होते हैं उसमें 28, जिसमें पैसेजेस आते हैं, अनसीन पैसेजेस, तो मैं पूरे उन पर फोकस करा करता था, क्योंकि वो मेरा एज था इंग्लिश में। तो उसमें से मेरे 1 या 2 ही गलत हुआ करते थे, तो मोस्टली पेपर मेरा उससे क्वालिफाई हो जाया करता था। साथ ही में जीएस में मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा करता था, और टॉपर की कॉपीज जो होती है उनको पढ़ा करता था मेरी मम्मी की हेल्प से, कि उसमें ऐसा क्या है, कि उन्होंने ऐसा क्या लिखा है, अगर मेरा मेन 40 नंबर से रह गया तो मुझे क्या इंप्रूवमेंट करना है, वो काफ़ी यूजफुल थी। इसके बाद में मैंने मेंस दिया। इसके पहले मुझे याद कि मेरा एक यूजीसी नेट का नाम का एग्जाम होता है, वो एग्जाम 10 दिन पहले था। उस टाइम पे दोबारा दुविधा थी कि यूजीसी नेट का एग्जाम दिया जाए या ना दिया जाए। पर मैं आप सबको कहना चाहूँगा कि अगर आपको ना पता हो तो यूजीसी नेट भी काफ़ी अच्छा करियर ऑप्शन हो सकता है, ये एक बहुत अच्छा प्लान भी हो सकता है। यूजीसी नेट के फायदे ये होते हैं कि आप कोई भी अगर सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, अपना मास्टर्स कर रहे हैं, तो सिलेबस उसी में से आता है, और उस सिलेबस में से 100 क्वेश्चन होते हैं, और 50 क्वेश्चन जनरल टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड से होते हैं जो करे जा सकते हैं। इस एग्जाम को अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, उसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं आप किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। और अगर आपका जेआरएफ हो जाता है, जो सेम एग्जाम में अगर आप थोड़ी कट ऑफ ज़्यादा ले आए, थोड़े मार्क्स ज़्यादा ले आए, तो आपका जेआरएफ भी हो जाता है। जेआरएफ होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप। जेआरएफ के माध्यम से आपको, अगर आप पीएचडी परस्यू, तो आपको 47,000 रुपीज़ का स्टाइपेंड मिलता है, जो एक काफ़ी अच्छा फाइनेंशियल बैकअप हो सकता है फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए। तो ये काफ़ी अच्छा प्लान भी है, और एक काफ़ी अच्छा करियर ऑप्शन भी हो सकता है। अगर आप ये सब करना चाहें तो आप इसके लिए ज़रूर पढ़ें। तो मैंने यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दिया पॉलिटिकल साइंस में, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस एज अ सब्जेक्ट मुझे काफ़ी पसंद था। उसमें मैंने अपना एग्ज़ाम दिया और मेरा 99.1 परसेंटाइल के साथ वो क्वालिफाई हो गया। अब मैंने मेंस का एग्ज़ाम दिया। मेंस के एग्ज़ाम होने जाने के बाद में मेरे पास काफ़ी समय था, क्योंकि मेंस और इंटरव्यू के बीच में 3 या 4 महीने का गैप रहता है। तो मुझे लगा मुझे अब अकेडमिक की जर्नी नहीं छोड़नी चाहिए, और मैंने अपनी पीएचडी के लिए अप्लाई किया जेएनयू में ही। यूजीसी नेट के स्कोर से और मेरे इंटरव्यू जो वाइवा होता है उसके माध्यम से
मेरा सेंटर फॉर साउथ एशियन स्टडीज JNU का एक स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज का सेंटर है, वहाँ पे एडमिशन हो गया जनवरी 2025 में भी रिसेंटली, और मैं अपनी PhD पे भी कंटिन्यू कर रहा था। साथ ही में मेंस होने के बाद में जब मेंस का रिजल्ट आया तो मेरी इंटरव्यू कॉल भी आ गई। इंटरव्यू काफ़ी एक एक्साइटिंग एक्सपीरियंस था मेरे लिए, क्योंकि अभी तक केवल मेरी कॉपी और मेरी OMR शीट जा रही थी UPSC के सामने, पर अब मुझे खुद को स्वयं वहाँ पे प्रेजेंट होना था UPSC बोर्ड के सामने। तो काफ़ी एक एक्साइटमेंट थी, साथ में नर्वसनेस भी थी कि मैं अपने आप को प्रेजेंट कैसे कर पाऊंगा। पर यहाँ पे दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि जो मेरा डिबेट एक्सपीरियंस था, जो मैंने कोविड पीरियड में किया था, वो यहाँ पे काफ़ी काम आया, क्योंकि पब्लिक स्पीकिंग का मेरा डर था वो हट चुका था, और डिबेट अगर मैंने कर रखी थी तो इंटरव्यू में अपीयर होना मेरे लिए थोड़ा सा ईजी था। तो अगर आप कोई भी चीज़ अपनी ज़िंदगी में कर रहे हैं, जो पढ़ाई के भी है, जो एक्टिविटी जिसको अपन बोलते हैं, वो कहीं ना कहीं ज़िंदगी में ज़रूर काम आती है। इंटरव्यू मुझे उस चीज़ ने हेल्प किया। इंटरव्यू मेरा हो गया, और मुझे याद है कि 22 अप्रैल को मेरा रिजल्ट आया, 20 साल 22 अप्रैल 2025 को, और उसकी एक रात पहले पता लग गया था कि रिजल्ट आने वाला है। तो उस पूरी रात मुझे नींद नहीं आई कि रिजल्ट कैसा आएगा, कि 40 नंबर से मेंस ही रह गया था, तो अब की बार अगर इंटरव्यू कॉल आ भी गई तो क्या मैं लिस्ट में आ पाऊंगा। और इस बार डिसेबिलिटी में विजुअली इम्पेयर्ड कैटेगरी में केवल एक सीट थी IAS की, तो वो सीट क्या मुझे पाएगी या फिर दोबारा मुझे एग्जाम देना पड़ेगा। कोई भी सेवा मिलती तो मैं उसको देता, उस सेवा में मैं अपने आप को एनरोल करता, पर दोबारा एग्जाम देना पड़ता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए। तो ये भी उस टाइम पे एंजाइटी थी कि एग्जाम हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मेरे एक्सपीरियंस के तौर पे मैं ये कहना चाहूँगा कि मेंटल हेल्थ में काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ होता है इस एग्ज़ाम से। आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो कभी भी उस मेंटल हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ ना करें आप। आपसे बढ़कर वो एग्ज़ाम नहीं है। UPSC एक पार्ट ऑफ लाइफ है, वो आपकी एंटायर लाइफ नहीं है। सिमिलरली कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं तो वो भी एक ज़िंदगी का हिस्सा है, उसको आप पूरी ज़िंदगी ना मानें। अगर आपको आपका एग्ज़ाम नहीं भी हो रहा, उसके अलावा भी काफ़ी अच्छे करियर ऑप्शंस लाइफ में रहते हैं। ज़िंदगी का वहाँ पे अंत नहीं होता, उसके बियॉन्ड भी बहुत बड़ी ज़िंदगी आपके सामने रहती है। तो उससे आप डरे नहीं, और उससे आप उस एग्ज़ाम को अपने आप को ओवरकम ना होने दें, उससे सरमाउंट ना होने दें उस एग्ज़ाम को अपने ऊपर। उस एग्ज़ाम को आप केवल एक एग्ज़ाम के रूप में लें, वो प्रोसेस को फॉलो करें, और अगर आप वो प्रोसेस फॉलो करते हैं तो आपका एग्ज़ाम निकल जाता है। केवल आपको ज़रूरत होती है कि जो चीज़ें ज़रूरत है उस एग्ज़ाम में होने की, वो आप ढंग से करके रहें। तो 22 अप्रैल को रिजल्ट आया मेरा, उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया, मेरी 91 रैंक आई। शुरू में तो भरोसा ही नहीं हुआ कि मेरी इतनी अच्छी रैंक आ सकती है। उस टाइम पे बार-बार रोल नंबर मैंने अपनी मम्मी से चेक करवाया कि आप एक बार दोबारा चेक कीजिए कि ये मेरा भी है या मेरा नहीं है, क्योंकि इतनी अच्छी रैंक तो मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा स्कोर आएगा। के बाद में मुझे एक चीज़ का रियलाइज़ और हुआ कि अभी तक जो मैं UPSC के लिए पढ़ रहा था, वो एक एग्ज़ाम निकालने के लिए प्रयास था मेरा। वो मेरा प्रयास था कि मैं खुद का करियर बना पाऊँ और खुद के लिए कुछ अच्छा कर पाऊँ। पर एग्ज़ाम निकालने के बाद से जितने लोगों से मैं मिला, जितने मुझे एक्सपीरियंस जानने को मिले, तब मुझे एक रियलाइज़ेशन हुआ कि ये एग्ज़ाम से जो मेरा मोटिव था एग्ज़ाम निकालने का, वो पूरा हो चुका है। किंतु अब जो मेरा लाइफ़ का गोल है, वो काफ़ी बड़ा है। वो केवल एक एग्ज़ाम सीमित नहीं है, वो जन सेवा करना, भारत के लिए, जो हमारा देश है, उसके लिए सेवा करना, काफ़ी विस्तृत अब मेरा गोल है। तो ये चीज़ मुझे रिलेशन हुई कि केवल एग्ज़ाम तक हमें सीमित नहीं होना, एग्ज़ाम में हमें जो चीज़ करनी है, जो हमारी जॉब प्रोफाइल होगी या फिर जो हमें काम एक्सपेक्टेड है, उसके बारे में भी हमें जानकारी पहले से होनी चाहिए। तो इसी के साथ अगर मैं बताना चाहूँ तो जो टेक्नोलॉजी है, जो मैंने रिसोर्स का यूज़ किया कि अगर आप में से भी कोई सिविल सेवा परीक्षा में अभिवर्ती हो और वो आगे सोच रहा हो उस एग्ज़ाम को देने का, उनको परेशान आए। तो मैंने अपनी पढ़ाई करने के लिए इनविजन AI नाम का एक सॉफ्टवेयर होता है, जो फ़ोन के एप्लीकेशन के थ्रू आप डाउनलोड कर सकते हो। ये कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें आप अपनी PDFs को इम्पोर्ट करके मैं पढ़ा करता था। साथ ही में OCR का फीचर भी होता है, जिससे अगर चीज़ इमेज की PDF में है या फिर रीडेबल नहीं है, टेक्स्ट कन्वर्ट नहीं है, तो उसको भी वो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन की हेल्प से पढ़ सकता है। न्यूज़पेपर के जैसे मैंने आपको बताया, कैलिबर नाम का सॉफ्टवेयर होता है, उससे मैं EPUB डाउनलोड करके डॉल्फिन ईजी रीडर ऐप से पढ़ा करता था। मैंने बुक शेयर की मेंबरशिप भी ली थी, और वहाँ से मैं अपनी बुक्स जो होती है एक्सेसिबल मटेरियल वाली, जैसे कि एम लेक्सिकन फॉर पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम हुई, या फिर बेसिक NCERT हुई, तो वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ा करता था। तो ये कुछ मेरे रीडिंग मटेरियल थे, और ये कुछ टेक्नोलॉजी का मेरा बहुत ज़्यादा उपयोग हुआ है पूरी जर्नी में। मैं मानता हूँ कि अगर टेक्नोलॉजी मेरे साथ नहीं होती तो मैं इस एग्ज़ाम को देने का शायद सोच नहीं पाता, क्योंकि जितना सिलेबस UPSC में होता है, किसी और इंसान के लिए पढ़ पाना ह्यूमनली इम्पॉसिबल है, क्योंकि ह्यूमन की भी लिमिटेशंस रहती है। तो टेक्नोलॉजी का जितना प्रयोग कर पाएँ, जितना उससे अपनी जर्नी को सप्लीमेंट कर पाएँ, तो वो आपको करना चाहिए और टेक्नोलॉजी सीखनी चाहिए। ये काफ़ी उपयोगी टूल रहती है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा, और आपके जो क्वेश्चन होंगे, मैं ये फोकस रहेगा मेरा कि आपके क्वेश्चन में ज़्यादा आंसर करूँ रादर देन मेरी जर्नी बताने की, क्योंकि उससे आपकी ज़्यादा हेल्प हो पाएगी। धन्यवाद।
थैंक यू सो मच सर, आपकी इस वेरी इंस्पायरिंग। अब हमारे श्रोताओं से जो क्वेश्चन पूछना चाहे वो अपने माइक ऑन करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं सर। सर मेरी आवाज आ रही है? जी, गुड इवनिंग सर। सर जैसे आपने बताया कि आप न्यूज़पेपर रीड करने के लिए कैलिबर नामक एक ऐप यूज करते हैं। मेरा नाम द्रोण है सर, पहले मैं आपको बता, और मैं डीजी के फर्स्ट बैच का स्टूडेंट रहा हूँ। तो सर न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए आप जो कैलिबर नाम का एप्लीकेशन यूज करते थे, तो यूपीएससी के इस एग्जाम में आपने एग्जाम दिया तो न्यूज़पेपर पढ़ने से, क्योंकि वैसे बेनिफिट तो बहुत होता है, मैं भी न्यूज़ सुनता हूँ न्यूज़ चैनल से जैसे डीएलएस न्यूज़ और अदर, तो आपको क्या बेनिफिट लगे न्यूज़पेपर रीड करके? आप जब परीक्षा देने गए तो ऐसा आपको क्या लगा कि न्यूज़पेपर से बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ है या फिर ऐसा कुछ? जी धन्यवाद आपके सवाल के लिए। न्यूज़पेपर की मैं उपयोगिता आपको बताऊं तो न्यूज़पेपर एक बहुत यूजफुल चीज़ होती है। इससे आपके आसपास जो चल रहा है करंट हैपनिंग उसका तो ज्ञान लगता ही है। आसपास भी जो अपने लोग होते हैं, आप कुछ इंटरेक्शन कर रहे हैं, तो अगर आपको पता है कि अभी कल जैसे डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क के बीच में कुछ एक फाइट हुई है, अगर आपको पता है तो आप इंटरेक्शन ज़्यादा फुल कर पाएंगे अपने आसपास के दोस्तों के साथ में भी। साथ ही में अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की मैं बात करूँ तो न्यूज़पेपर पढ़ना काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि यूपीएससी जैसे की अगर मैं बात करूँ तो बहुत चीज़ें करंट बेस्ड होती है। जो कुछ भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपीएससी में वो करंट में उनका ओरिजिन रहता है। जैसे कि अगर वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन हुए इंडिया में, तो वो पूछेंगे कि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में क्या क्या प्रोसेस रहता है, और वो फ्रांस के वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन कैसे लगे, यूएस के वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से कैसे लगे। तो हर क्वेश्चन का कहीं ना कहीं ओरिजिन करंट अफेयर्स में रहता ही है। साथ ही में इसका दूसरा फायदा ये रहता है कि आप किसी भी भाषा का न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, हिंदी या इंग्लिश, उससे आपकी वोकैबुलरी, आपके शब्दकोश, आपके एक्सप्रेशन, आप कैसे बातों को रख रहे हैं, कैसे आप सेंटेंस फॉर्म कर रहे हैं, वो आपको न्यूज़पेपर से काफ़ी हेल्प मिलेगी। क्योंकि न्यूज़पेपर में जो आर्टिकल्स लिख रहे हैं वो काफ़ी सोच समझ के उन आर्टिकल्स को लिखते हैं। तो आप उनमें से उनकी जो क्या तरीका है, जो एक्सप्रेशन है, जो राइटिंग एक्सप्रेशन है, जो रीडिंग एक्सप्रेशन है, वो आप उनसे सीधे सीधे ले सकते हैं। तो किसी भी अभिवर्ती के लिए, किसी भी जो नागरिक है उसके लिए न्यूज़पेपर पढ़ना काफ़ी आवश्यक है अपनी डे टू डे लाइफ को और बेटर बनाने के लिए। जी सर, और सर एक लास्ट क्वेश्चन मेरा और था आपसे कि जो मीडियम रहता है, अगर मान लीजिए सर जैसे आप जिस स्कूल से पढ़े थे तो उसका मीडियम क्या था, और क्या हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम की वहाँ चॉइस होती है यूपीएससी के एग्जाम में? जी मेरा मीडियम इंग्लिश था, क्योंकि मेरा बचपन से पढ़ाई इंग्लिश मीडियम स्कूल में हुई थी, मैं सेंट जेवियर स्कूल में था। और मैं कहना चाहूँगा कि हिंदी मीडियम में भी यूपीएससी आपको ऑप्शन देता है। ऐसे नहीं है कि आजकल सुनने को मिलता है कि इंग्लिश मीडियम से ही सिलेक्शन हो रहा है तो केवल आपको अपना मीडियम इंग्लिश में करना पड़ेगा, आपको अपनी पढ़ाई इंग्लिश में करनी पड़ेगी। इस साल भी काफ़ी एग्जाम्पल्स है जिनका सिलेक्शन इंग्लिश मीडियम से हुआ है। एक एग्जाम्पल मैं आपको कहना चाहूँगा कि इस साल की 182 रैंक जिनकी आई है, रविराज जी, वो विजुअल इम्पेयर्ड हैं वो भी, और उनकी विजुअल इम्पेयर्ड कैटेगरी में सेकंड रैंक आई है मेरे बाद में, और उनका मीडियम भी हिंदी था। उन्होंने बचपन से अपनी पढ़ाई पूरी हिंदी में करी है और वे काफ़ी इंप्रेसिव, काफ़ी अच्छी रैंक लेके आए हैं। तो ये एक मिथ्या है कि केवल इंग्लिश ही आपको चाहिए होगी यूपीएससी आपको क्वालिफाई करना है। हिंदी में भी रिजल्ट आ रहे हैं, कम आ रहे हैं पर आ रहे हैं, तो करना पॉसिबल है हिंदी मीडियम से भी। जी सर, क्योंकि सर ये मैंने सुना था कि इंग्लिश आपकी अच्छी होनी चाहिए यूपीएससी का एग्जाम देने के लिए, आईएएस का एग्जाम देने के लिए, तो मैंने सोचा कि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए ताकि मुझे क्लियर हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। इंग्लिश जरूरी रहती है, पर साथ ही में अगर आप अपना पेपर हिंदी में लिखना चाहते हैं तो यूपीएससी आपको पूरा भरपूर मौका देता है। और इंटरव्यू में अगर आप हिंदी मीडियम में स्विच करते हैं तो उसका आपको लॉस नहीं होता, क्योंकि हिंदी मीडियम वालों के भी काफ़ी अच्छे नंबर आते हैं इंटरव्यूज में। तो इस डेटा को एनालाइज करते पता लगता है कि हिंदी मीडियम आप लेते हैं तो रिसोर्स की जरूर दिक्कत आ सकती है, पर ओवरऑल यूपीएससी आपको बायस नहीं रहता। यूपीएससी एज इंस्टीट्यूशन आपके नेगेटिव मार्किंग नहीं करेगा अगर आप हिंदी मीडियम से अपनी एग्जाम को दे रहे हैं। Good evening, sir. This is Sharfuddin. Firstly, congratulations, sir, to get a all India rank 91. Then I am now pursuing the graduation from Florima College. Basically, I have 3 questions regarding the UPSC. So the first question is that regarding UPSC prelims CSAT, because this is a big challenge for visually impaired, you know. But most of the students, specifically visually impaired, are from humanity background. So that
they are taking the mathematics problems. So, sir, how can the manage and tackle the CSAT? Because my medium is also Hindi, so comprehensive is also English, but mathematics is also my little bit. Then reasoning will be improved, but uh, continuously have to focus on that. This is first question. Then second question is regarding the manage the time. So because I am a regular student from the of the graduation, so uh, how to manage the college syllabus and along with UPSC syllabus, because I have to go regular college and 3 to 4 hours has to spend. That's why this is a major issue. And third question is regarding the geographical map duration the study geography. So I'm not able to mapping the geographical facts where is located uh, Chinese China and northeast, southeast. This is so, sir. Please explain these questions and solution. Thank you, sir. Thank you for your questions. Your questions are very relevant regarding the UPSC preparation, because these three issues even I have faced, and all aspirants who give UPSC face these issues. So answering these questions, first आपने पूछा CSAT के लिए, तो CSAT एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है, स्पेशली फॉर अस, क्योंकि उसमें मैथ आती है और वो करना काफ़ी मुश्किल रहता है, उसको बड़े बड़े कैलकुलेशन रहते हैं और आजकल तो पेपर और टफ होता जा रहा है। और इसमें एक दिक्कत और है कि अपनी जो कट ऑफ जाती है PWD 2 कैटेगरी में, विजुअल इम्पेयर्ड कट ऑफ जो जाती है, वो 66 मार्क्स की जाती है, जो जनरल कैटेगरी के इक्वलेंट है। इसमें हमें कट ऑफ में रियायत नहीं मिलती, तो हमें उनके बराबर ही करना पड़ता है, और जहाँ बहुत सारे IITians का भी नहीं निकल पाता, वहाँ पे CSAT निकालना मुश्किल रहता है। पर इसके लिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक बहुत अच्छा हमारे पास ऑप्शन रहता है, क्योंकि CSAT का अगर मैं आपको क्वेश्चन का पैटर्न बताऊँ तो टोटल 80 क्वेश्चन उसमें आते हैं। एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का होता है अगर आपने उसको सही किया तो, और अगर आपने गलत किया तो 0.8 मार्क की नेगेटिव मार्किंग होती है। और CSAT के पेपर में 28 क्वेश्चन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के आते हैं। अगर आप 28 क्वेश्चन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करके आते हैं और आपके 20 क्वेश्चन भी ठीक होते हैं तो 50 मार्क्स आपके बन जाते हैं 66 में से, जो आपको चाहिए रिक्वायर्ड कट ऑफ। तो अगर आप 8 का बफर भी लेके चले तब भी हो जाता है। जहाँ तक आपने बताया कि आपका हिंदी मीडियम है और हिंदी मीडियम में कॉम्प्रिहेंशन में दिक्कत आएगी, तो आप अगर UPSC का पेपर देखेंगे CSAT का, तो उसमें इंग्लिश मीडियम में कॉम्प्रिहेंशन दे रखा होता है, उसी के बाद में हिंदी मीडियम में लेफ्ट साइड में राइट साइड में भी दे रखा रहता है, तो आप हिंदी में पैसेज पढ़ के भी कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि पैसेज केवल इंग्लिश में होगा, वो हिंदी में भी रहता है। साथ ही में बात है रीजनिंग की, तो रीजनिंग भी एक एरिया ऐसा रहता है जहाँ पे हम मेंटली इसको सॉल्व कर सकते हैं, पेपर पेन की जरूरत नहीं पड़ती। तो अगर जैसे डिस्टेंस डायरेक्शन के क्वेश्चन हुए, या फिर सिटिंग अरेंजमेंट हुआ, या फिर ऐसे कुछ टॉपिक्स जो होते हैं ब्लड रिलेशन, फैमिली रिलेशन, ये अगर आप प्रैक्टिस करें, कुछ क्वेश्चन यूट्यूब पे वीडियोस देखें, 15-20 बार आप प्रैक्टिस कर लें उनको, तो वो इजीली हो पाते हैं क्वेश्चन। जैसे कि सीक्वेंसिंग हुई या फिर नंबर सीरीज हुई, पैटर्न्स हुए, ये क्वेश्चन ईजी होते हैं काफ़ी। मैथ्स होती है, मैथ्स काफ़ी डिफिकल्ट रहती है, उसको करने में दिक्कत आती है, पर मैथ्स के लगभग 25 से 30 क्वेश्चन आएंगे, और आपको CSAT के पेपर में सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने। 80 में से हद भी आपको 45 से 50 क्वेश्चन ही कर पाओगे आप, क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट रहता है। तो आपको चूज करना पड़ेगा कि मैथ्स के भी कुछ इजी क्वेश्चन रहते हैं जो डायरेक्टली आंसर आ जाते हैं, आपने फॉर्मूला याद किया डायरेक्टली आंसर हो गया, तो वैसे वाले क्वेश्चन आप कर सकते हैं। आपको क्वेश्चन शुरू में डिसाइड करना पड़ेगा कि ये मेरे लिए रेड फ्लैग क्वेश्चन है, ग्रीन फ्लैग क्वेश्चन है। रेड फ्लैग क्वेश्चन है जिसमें बड़ी बड़ी कैलकुलेशन जाएगी, उसको आप पहले से ही छोड़ दें, उसको आप अटेम्प्ट करके टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि टाइम एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है इन योर CSAT पेपर। आप कोशिश ये करें कि जो क्वेश्चन आपसे हो पा रहा है, जैसे कॉम्प्रिहेंशन, रीजनिंग, उन पे आप टाइम लगाएंगे तो रिजल्ट आपका बेटर आएगा, आउटपुट बेटर आएगा। तो अटेम्प्ट करने 45 से 50 क्वेश्चन ही हैं 80 में से, 30 to 35 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं, तब जो मैथ की टफ क्वेश्चन है उसमें आप छोड़ दें। सेकंड क्वेश्चन था आपका टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट एक इशू रहता है, क्योंकि UPSC की जो सिलेबस है वो एक ओशियानिक सिलेबस है, वो अपने आप में बहुत बड़ा सिलेबस है, और बहुत लोग कहते हैं कि इसका कोई सिलेबस है भी नहीं, कुछ ही पूछ लेते हैं, पर ये भी एक मिथ है, ऐसा नहीं है। UPSC का एक डेफिनेट सिलेबस है, जो आसपास करंट हैपनिंग्स हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से और सिलेबस के माध्यम से पता कर सकते हैं कि क्या ज़्यादा पूछा जा रहा है,
और किस आधार पे क्वेश्चन आएगा, तो उससे एक ब्रॉडर आइडिया लग जाता है कि इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। और जो क्वेश्चन इतना पढ़ने के बाद अगर आपको नहीं आ रहे तो आप ये आश्वस्त रहें कि वो किसी को भी नहीं आते होंगे, तो उन क्वेश्चन की आप चिंता ना करें, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन यूपीएससी के पेपर में ऐसे रहते ही हैं जो किसी को भी नहीं आते होंगे। तो उनके ऊपर टाइम लगाने की जगह आप जो 18-19 क्वेश्चन जो सबको आ रहे हैं और जो बेसिक सोर्सेस से आए हैं उन पे फोकस करें। जहाँ तक कॉलेज और यूपीएससी को साथ में मैनेज करने की बात है, तो मैं ये कहूँगा कि आप कॉलेज को बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, क्योंकि जो कॉलेज में आपको सीखने को मिलेगा, जो परसेंटेज लेवल कॉलेज में होगा, वो बाद में आपको कभी दोबारा ज़िंदगी में मौका नहीं मिल पाएगा। तो कॉलेज की एक्टिविटीज़ जो होती है उनमें पार्टिसिपेट करें। कोशिश करें कि शाम के वक्त जब आप कॉलेज से वापस आ जाते हैं, जब आपके असाइनमेंट्स और सब पूरे हो चुके हैं, तब कुछ समय आप एनसीईआरटीज़ पढ़ने में और बुक्स पढ़ने में लगाएं। आप ये प्रयास ना करें कि आप मुझे 1 साल में ही यूपीएससी निकालना है। आप टाइम को उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करें कि 3 साल का ग्रेजुएशन होता है, तो 3 साल के ग्रेजुएशन में मैं कॉलेज आने के बाद में 1 या 2 घंटा एनसीईआरटीज़ को दूंगा या रेफरेंस बुक जो होती है उनको दूंगा। तो आप अपना जो टाइम वर्थ होता है उसका थोड़ा सा इंक्रीज कर लें। आप ये ना करें कि कॉलेज के लास्ट ईयर में आपने स्टार्ट किया और एक ही साल में आपको कॉलेज भी करना है, साथ में यूपीएससी भी निकालना है। आप ये प्रयास करें कि उसको 3 साल में डिस्ट्रीब्यूट कर दें उस यूपीएससी की प्रिपरेशन को। तो ये काफ़ी अच्छा ओपिनियन, काफ़ी अच्छी चीज़ है और ये मैंने भी अपनी जर्नी में ये लागू किया था। मैंने अपनी जर्नी 2nd ईयर ऑफ कॉलेज से स्टार्ट कर दी थी और उसको 2-3 साल तक मैंने किया था, तब मेरा सिलेक्शन हो गया था। तो उसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। आपका तीसरा क्वेश्चन था ज्योग्राफिकल मैपिंग को लेके। ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है, क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि और लोग जो साइटेड पीपल है वो मैप बना के आ रहे हैं तो उनको +1 या +2 मार्क्स मिल रहे हैं और हम वो मैप नहीं बना पाएंगे तो हमें मार्क्स का लॉस होगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैप बनाना आपको स्क्राइब को साथ बैठ के, जो आपका स्क्राइब होगा उसके साथ आप बैठिए पहले, एग्जाम के पहले आप उनको मैप याद करने के लिए बोल दीजिए, इंडिया का मैप और वर्ल्ड का मैप। ये 2 ही मैप होते हैं मेजरली काम आते हैं और ये आप उनको ऐसे बोले कि वो 20 सेकंड में बना पाए। जरूरी नहीं कि काफी डिटेल में मैप बनाए, आप बिल्कुल एकदम बाउंड्री मार्जिन सब कुछ क्लियरली बनी हुई हो, एक रफ मैप भी अगर आपके स्क्राइब बना पा रहे हैं तो उतना रहता है। और जब आप ज्योग्राफी की बुक पढ़ें तो उसमें काफी चीजें मैप पे बताई गई होती है जो रिप्रेजेंट करी होती है, आप उनको बिल्कुल इग्नोर कर दें, क्योंकि उनको पढ़ पाना अभी की टेक्नोलॉजी में पॉसिबल नहीं है। आप मैप को इग्नोर कर दें। साथ ही में जो मैप की नीचे लाइन्स होती है पर आप उनको इग्नोर ना करें, उसमें लिखा हुआ रहता है, जैसे रॉकीज है, रॉकीज नॉर्थ अमेरिका में एक माउंटेन रेंज है जो वेस्टर्न कोस्ट पे है। तो आप इसको जरूर याद कर लें कि जब आप टेक्स्ट पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी में, तो जो टेक्स्ट लिखा हुआ है कि सारे माउंटेन रेंजेस कहाँ पे हैं, रॉकीज कहाँ हैं, एंडीज कहाँ हैं, एल्प्स कहाँ हैं या फिर हिमालयास कहाँ हैं, तो उन चीज़ों को आप याद रख सकते हैं इजीली। कि कोई वॉल्केनो है, अगर माउंट फूजी है तो वो जापान में है। तो ये टेक्स्ट को याद रखना ईजी है, इसको आप याद रख लें और एग्जाम के पहले आपके राइटर के साथ आप बता पाएं कि अगर मैं आपको बोलूँगा कि रॉकीज को आपको नॉर्थ अमेरिका में बनाना है तो नॉर्थ अमेरिका में उसको मार्क कर पाएं। इतना आपके स्क्राइब को पता होना चाहिए और आप उसको इतना बताएं कि रॉकीज नॉर्थ अमेरिका में है, एंडी साउथ अमेरिका में है, एल्प्स यूरोप में है। और अगर वो रफली वहाँ पे बना देंगे तो यूपीएससी उसको नेगेटिवली नहीं लेता और आपको उसमें जैसे और कर रहे हैं और लोग भी इतना ही करके आते हैं, तो आपका ज्योग्राफी की मैप ऐसे टैकल हो सकते हैं। बाकी ज्योग्राफी के लिए यूट्यूब वीडियोस भी एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। यूट्यूब वीडियोस में वो बता देते हैं कि ये चीज़ नॉर्थ अमेरिका में या साउथ अमेरिका में है। इसी के लिए अगर आपको बेसिक कॉन्टिनेंट से भी प्रॉब्लम है कि कॉन्टिनेंट्स कहाँ पे हैं, तो इसके लिए मैं अमित सर को रिक्वेस्ट करूँगा कि एक सेशन या तो मेरे थ्रू या किसी के भी थ्रू आप ज़रूर रखवाएं, जिसके अंदर आप बेसिक मैप का ओरिएंटेशन बता दें कि एशिया कहाँ पे है, यूरोप कहाँ पे है, एंटार्क्टिका कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया कहाँ पे है और उसमें मेजर मेजर कंट्रीज कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स में आती है। मेरा अगर इसमें कुछ सहायता की जरूरत पड़ेगी तो मैं ज़रूर इसमें हेल्प करना चाहूँगा। तो ये है। एक और चीज़ जो मुझे लगता है आगे इस क्वेश्चन आएगा, जो है यूपीएससी में बीइंग अ विजुअली इम्पेयर्ड हमें क्या प्रोविजन मिलते हैं और उसमें क्या प्रॉब्लम आती है, तो वो भी मैं यहीं कहीं टैकल कर देता हूँ। फर्स्टली जो आपको हर 1 घंटे के लिए 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलेगा, जैसे और एग्जाम में मिलता है। तो प्रीलिम्स जो होता है 2 पेपर होते हैं, जीएस का और सीसैट का, वो 2-2 घंटे के पेपर होते हैं। तो 2 घंटे के हिसाब से हमें 40 मिलता है और यूपीएससी इस मामले में कहता है उनको आपको लड़ना नहीं पड़ता है, बताना नहीं पड़ता कि टाइम कितना एक्स्ट्रा होता है, वो बाय डिफॉल्ट आपको एक्स्ट्रा टाइम दे देते हैं, उसमें आपको परेशान नहीं करते। आपका रूम जो होता है वो एक सेपरेट सेंटर आता है, उसमें आपको एग्जाम हॉल अलॉट होगा और वहाँ पे लोगों को बताया जाता है ऑलरेडी कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। साथ ही में एक प्रोविजन यूपीएससी ये भी देता है कि आप असिस्टिव टेक्नोलॉजी, असिस्टिव डिवाइस भी अपने साथ कैरी कर सकते हैं, जैसे कि प्लेन पेपर, अगर आपको बड़े फॉन्ट में लिखना है, ब्लैक बोर्ड, टेलर फ्रेम या फिर कुछ और लैम्प या फिर ऐसी कोई भी चीज़ अगर आपको कैरी करनी है, तो आप यूपीएससी का जो फॉर्म होता है फिल्म्स का, उससे मेंशन कर सकते हैं कि मुझे इस डिवाइस की रिक्वायरमेंट है और यूपीएससी का लेटर आपको 2 दिन पहले मिल जाएगा एग्जाम के और उसमें मोस्टली यूपीएससी आपको प्रोवाइड कर देता है। एक बहुत बड़ा चैलेंज जो रहता है जर्नी, वो रहता है स्क्राइब्स का, क्योंकि यूपीएससी कंप्यूटर पे एग्जाम देना भी अलाउ नहीं करता। कुछ लोगों ने केस फाइल कर रखा है सुप्रीम कोर्ट में और केस अभी सब जुडिस से पेंडिंग है, तो तब तक के लिए तो स्क्राइब की ही आवश्यकता पड़ती है हमें। स्क्राइब के लिए जो क्वालिफिकेशन है उसमें मैंने नोटिस किया कि काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन है, तो कन्फ्यूजन मैं अभी क्लियर कर देता हूँ आपका।
जो यूपीएससी का नोटिफिकेशन है जो हर साल रिलीज होता है, उसमें क्लियरली लिखा हुआ है द क्वालिफिकेशन ऑफ द स्क्राइब शुड नॉट बी मोर देन द मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ अपीयरिंग इन द एग्जामिनेशन। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका स्क्राइब है उसकी क्वालिफिकेशन जो कैंडिडेट एग्जाम में अपीयर कर रहा है उससे ऊपर नहीं होनी चाहिए। यूपीएससी में अपीयर होने वाले कैंडिडेट की मिनिमम क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन, तो जो आपका स्क्राइब है वो ग्रेजुएशन से ऊपर क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए, यानी कि वो ग्रेजुएट हो सकता है पर वो पोस्ट ग्रेजुएट या मास्टर्स नहीं हो सकता। वो मास्टर्स परस्यूइंग हो सकता है पर मास्टर्स का कंप्लीट नहीं होना चाहिए। ये बेसिक से क्वालिफिकेशन है और वो 10th पास से ऊपर होना चाहिए और ग्रेजुएट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये बेसिक स्क्राइब की क्वालिफिकेशन है। Thanks, sir. Sir, could you provide your personal ID or email ID, because in future it would be contact with you regarding the queries. जी So, yes. तो मैं मेरी ईमेल आईडी बता देता हूँ आपको। मेरी ईमेल आईडी है manu.garg.2001@gmail.com। आई रिपीट manu.garg.2001 जो मेरा बर्थ ईयर है @gmail.com। manu.garg.2001@gmail.com। अगर आपको और कांटेक्ट करना है तो इंस्टाग्राम पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं @manugarg2001 बिना किसी स्पेस के, MANUGARG 2001। Thank you, sir. And another last question is, sir, sometimes during the study, I have to face the hopeless. Sometimes I like the syllabus is not being the complete, then I have to feel the hopeless. So how to manage? And second is how to maintain the coordination with the scribe regarding the exam, because there are a lot of options like A1, B1, none above these. So sir, how can, so please tell us. हाँ, तो आपका स्क्राइब का कोऑर्डिनेशन जहाँ तक बात है, तो स्क्राइब आप कुछ विश्वसनीय इंसान को चूज करें ताकि वो एग्जाम में आपको बिट्रे ना करे। क्योंकि अभी जो प्रीलिम्स का एग्जाम रिसेंटली हुआ है 25 मई को, मुझे काफी लोगों ने कॉन्टेक्ट किया कि उनके स्क्राइब उन्होंने चूज करे थे, उन्होंने लास्ट मोमेंट पे बैकआउट कर दिया। तो ये काफी मुश्किल की स्थिति बन जाती है कि यूपीएससी को आपको रिक्वेस्ट करना, फिर उनका डिस्क्रिप्शन रहता है कि आपको अलग स्क्राइब अलाउ करें या अलग स्क्राइब अलाउ ना करें। तो आप उस चीज पर निर्भर ना रहें, आप किसी स्क्राइब को अपने फ्रेंड को ऐसा चूज करें जो आपको लास्ट टाइम मोमेंट पे एटलीस्ट धोखा ना दे। जहां तक बात कोऑर्डिनेशन की है, तो यूपीएससी में 4-5 टाइप के क्वेश्चन होते हैं प्रीलिम्स के अंदर जो आप स्क्राइब को पहले से बैठ के कोऑर्डिनेट कर पाए। पहला क्वेश्चन होता है जिसके अंदर ABCD 4 ऑप्शन होते हैं, उनमें से कोई एक चूज करना होता है। क्योंकि OMR में ABCD ही होता है जो बबल फिल करने के लिए, 1 2 3 4 नहीं होता। तो अगर आपका स्क्राइब बोल रहा है कि 1 2 3 4, इसका मतलब ये तो आंसर नहीं ही है, इसमें मल्टीपल आपको चूज करने पड़ेंगे, 1 और 2, 2 एंड 3, 1 2 3 या फिर ऑल। वो आपको ABCD की फॉर्म में गिवन होंगे। तो आप पहली बात तो नोटिस करें कि अगर आंसर होगा वो हमेशा ABCD की फॉर्म में ही होगा, जैसे वो कोई भी क्वेश्चन है प्रीलिम्स के अंदर। थर्ड टाइप का क्वेश्चन आता है असर्शन और रीजनिंग के। वो इस पिछले 1-2 साल से यूपीएससी पोर्शन लगा है, उसके अंदर 3 स्टेटमेंट आपको दे रखे हैं, 2 या 3 स्टेटमेंट, जिसमें पहला स्टेटमेंट असर्शन होता है, बाकी 2 स्टेटमेंट रीजनिंग होते हैं। तो आपको पता करना होता है पहले तो कि तीनों स्टेटमेंट अपने आप में इंडिपेंडेंटली सही है कि नहीं है। दूसरी बात, अगर वो सही है तो क्या वो पहले स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर रहे हैं, सब्सटेंशिएट कर रहे हैं या फिर एक्सप्लेन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। चौथा टाइप का क्वेश्चन होता है मैथ द फॉलोइंग। मैथ द फॉलोइंग में आपको चेक करना पड़ता है कि जो 2 पेयर बने हुए हैं, जो लेफ्ट वाले कॉलम और राइट वाले कॉलम में चीज है, क्या वो एक दूसरे को मैच कर रही है या मैच नहीं कर रही। नीचे फिर ऑप्शन होता है A ओनली 1 पेयर मैच, B 2 पेयर मैच, C 3 पेयर मैचेस। तो उसके हिसाब से आपको चूज करना होता है। तो ये 4-5 टाइप के क्वेश्चन पैटर्न हैं, अगर आप ये अपने स्क्राइब को पहले से बता दें तो एग्जाम में आपको काफी कम मुश्किल आएगी। और मैं माफी चाहूंगा, मैं आपका पहला क्वेश्चन भूलिए, अगर आप वो रिपीट कर पाए। सर मैं राहुल यादव। सर मैं पूछना चाहता हूँ कि जो ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करना कितना रेलेवेंट होता है, और अगर हम कोचिंग ज्वाइन नहीं करते हैं तो मटेरियल कहाँ से पढ़ना चाहिए? कोचिंग का रेलिवेंस जो है, कोचिंग इंपॉर्टेंस, तो कोचिंग अगर आप नहीं भी करेंगे तो ऐसे नहीं कि आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। कोचिंग आपकी हेल्प इतना करता है कि
आपको जो खुद से रिसर्च करनी पड़ेगी या खुद से आपको कंटेंट इकट्ठा करना पड़ेगा, वो आपको एक जगह पे कोचिंग प्रोवाइड कर देता है। पर आज ऑनलाइन के ज़माने में बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, तो आप बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं। जैसे आप मुझसे भी कोई भी मेरा रीडिंग मटेरियल मांग सकते हैं, मैं आपको सेंड कर दूंगा। साथ ही में बहुत सारे टॉपर्स और भी रहते हैं जो अपना मटेरियल डाल देते हैं। बुक्स आप डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि हर टॉपर बेसिकली वही बुक्स पढ़ रहा है। स्टैंडर्ड बुक सेम है, पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत ही है, हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम ही है, ज्योग्राफी जीसी जॉन्ग है, एनसीईआरटी है। तो ये बेसिक सोर्स सबका सेम ही रहता है। साथ ही में अगर आपको कोचिंग का मटेरियल रेफर करना भी है तो कोचिंग की वेबसाइट पे मिल जाता है। जैसे कि अगर मैगजीन पढ़नी, मंथली मैगजीन, तो आप किसी भी कोचिंग की वेबसाइट पे सर्च करेंगे गूगल पे, तो आपको इजीली मंथली मैगजीन डाउनलोड करने को मिल जाएगी। तो आप वहाँ से वो फ्री रिसोर्सेज डाउनलोड कर सकते हैं। ऑनलाइन कोचिंग एक बेटर ऑप्शन रहता है अगर आप कोचिंग ले भी रहे हैं तो, क्योंकि ऑफलाइन कोचिंग में जाने में बहुत टाइम वेस्ट होता है। वहाँ पे आप जाएंगे, आप उसके लिए तैयार भी होंगे, तो ट्रांसपोर्टेशन में 1 घंटा जाएगा। ऑफलाइन क्लास 250, 300 बच्चे वहाँ पे बैठे रहते हैं, तो एंट्री के लिए भी वहाँ पे लाइन लगती है, तो उसमें बहुत टाइम आपका वेस्ट होगा। अगर आप चले गए तो आपको पूरा दिन एक क्लास करने में चला गया। अगर आपको कोचिंग करनी भी है तो आप प्रेफर करें कि ऑनलाइन कोचिंग को ही करें। बहुत बढ़िया सर। मैं नाम लेना चाहूंगा, एक तो कमल है हमारे ग्रुप से और एक शालिनी है ना। तो आप प्लीज अपने अपने क्वेश्चन बोल लीजिए। सर 2 लोगों के क्वेश्चन पहले आप सुन लीजिएगा, फिर आंसर दीजिएगा, क्योंकि बच्चों के सवाल ज्यादा हैं है ना, और समय का थोड़ी एक पाबंदी रहेगी हमारे पास। कमल है क्या? Yes, sir. Good evening, यस। sir. First of all, congratulations on your success. सर Thank मेरा you. क्वेश्चन है कि जब आपका मेंस एग्जाम हुआ था तो विद द यूजिंग स्क्राइब, तो आपने अपने आंसर राइटिंग को कैसे मैनेज किया था विद द टर्म ऑफ क्लैरिटी, स्ट्रक्चर एंड टाइम मैनेजमेंट? एंड माय सेकंड क्वेश्चन इज, आपके इंटरव्यू के टाइम क्या आपकी विजुअल इम्पेयरमेंट से रिलेटेड आपसे कोई क्वेश्चन किए गए, एंड ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? ओके, तो पहला शालिनी, क्वेश्चन आप एक सर एक शालिनी के भी क्वेश्चन लेते हैं, फिर आप दोनों का आंसर एक साथ दे दीजिएगा ना। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। कॉन्ग्रेचुलेशन सर फॉर योर सक्सेस। थैंक सर मेरा एक क्वेश्चन का आंसर तो मिल गया था टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड, और दूसरा क्वेश्चन सर एक था कि मतलब सर हम आर्ट्स बैकग्राउंड से है तो उसमें यूपीएससी में साइंस को भी पढ़ना पड़ता है, तो सर उसके लिए क्या? जी सर, उनका नेटवर्क ब्रेक हो रहा है थोड़ा हाँ। सा, हिमाचल से है वो। ठीक है, आप आंसर देंगे सर प्लीज। हाँ, तो आप ह्यूमैनिटीज से, तो बल्कि ह्यूमैनिटीज से आपको बेनिफिट मिलेगा यूपीएससी में, क्योंकि मोस्टली सिलेबस जीएस का ह्यूमैनिटीज ओरिएंटेड ही रहता है। साइंस का रिलेवेंस केवल प्रीलिम्स में कुछ क्वेश्चन आते हैं, 5 से 10 क्वेश्चन वहाँ पे होता है, और साथ ही में मेंस में जीएस 3 पेपर होता है, वहाँ पे साइंस के 4 क्वेश्चन आते हैं। पर साइंस को आपको बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है, फिर 11-12 की फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप करंट हैपनिंग जो हो रही है, जो अप्लाइड साइंस होती है, जो टेक्नोलॉजी होती है, जैसे कि क्वांटम कंप्यूटिंग या फिर बिटकॉइंस या फिर ब्लॉक चेन, एआई मॉडलिंग, इन सब पे क्वेश्चन आने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो आप करंट जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो रहे हैं उनसे अपने आप को अवेयर करें, उतना इनफ रहता है। आपको बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ना कि आर्किमिडीज लॉ क्या होता है, और वो सब की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है इस एग्जाम के लिए बेसिकली स्पेशली। जहाँ तक बात है कमल जी के क्वेश्चन की कि पहला उनका मेंस के लिए क्वेश्चन था कि मेंस में टाइम कोऑर्डिनेशन कैसे किया, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेंस में टाइम कोऑर्डिनेशन ही बहुत बड़ा चैलेंज रहता है, क्योंकि हमें 50 पेज लिखने पड़ते हैं 4 घंटे के पीरियड में, जो काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, और यूपीएससी के क्वेश्चन रहते हैं तो सोचने में भी काफ़ी टाइम लगता है। तो हम इसके लिए स्क्राइब के साथ पहले से प्रैक्टिस करें, चाहे वो ऑनलाइन मीडियम से हो। जैसे मैं कॉल के थ्रू प्रैक्टिस करा करता था कि कॉल से उनसे कुछ क्वेश्चन लिखवा दिए और सॉफ्ट कॉपी फिर मैंने उनसे मंगा ली स्कैन करके। तो प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। आप मेंस में डायरेक्टली पहली बार अपने स्क्राइब से आंसर नहीं लिखवा सकते, आपको पहले से प्रैक्टिस करके जाना पड़ेगा, पहले से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। उसमें डायग्राम स्ट्रक्चर ये से पहले से बता के रखे उनको। जैसे मेरा फिक्स था कि मैं क्वेश्चन में से हेडिंग दिया करता था, तो क्वेश्चन की हेडिंग मेरे स्क्राइब को पता था कि नेक्स्ट हेडिंग होगी वो क्वेश्चन में से ही लेनी है, तो मुझे बता दिया करते थे कि ये नेक्स्ट हेडिंग होगी। जैसे क्वेश्चन है कि इंडिया मालदीव्स के जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स, तो मैं मेरी पहली हेडिंग होगी कि इंडिया मालदीव्स की जियो पॉलिटिक्स, सेकंड हेडिंग होगी इंडिया मालदीव्स की जियो इकोनॉमिक्स। तो इससे क्लैरिटी रहती है, तो टाइम बचता है। साथ ही में डायग्राम्स जो होते हैं वो पहले से आपको कम्युनिकेट करने पड़ेंगे, क्योंकि फ्लो चार्ट भी यूपीएससी में आपको बनाने होते हैं। तो मैंने क्लियर कर रखा था कि मैं 3-4 टाइप के डायग्राम बनवाऊंगा। हब एंड स्पोक मॉडल में मैं एक सर्कल बनाऊंगा, उसके चारों तरफ आपको लाइन लाइन बना दी, सन का डायग्राम अपन बनाते हैं। सेकंड डायग्राम होगा प्लस वाला डायग्राम, जिसके अंदर मैं वे फॉरवर्ड बीच में लिखवाऊंगा, और उसके नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ में एक एक पॉइंट वे फॉरवर्ड का लिखवाऊंगा। एक फ्लो डाउन डायग्राम होता है। ऐसे करके 3-4 डायग्राम आप पहले से स्क्राइब को बता दें, ताकि एग्जाम में उसमें टाइम वेस्ट ना हो। आपका दूसरा सवाल था इंटरव्यू की प्रिपरेशन में। इंटरव्यू में मुझसे या फिर जितने भी लोगों से मैंने बात करी, जो मेरे फ्रेंड्स जो सिलेक्ट हुए हैं अभी पर्सन विद डिसेबिलिटी कैटेगरी से, किसी से भी उनकी डिसेबिलिटी पे या फिर उनकी पर्सनल लाइफ पे क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। उनसे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो काफ़ी
मेच्योर काइंड ऑफ क्वेश्चन रहते हैं, पॉलिसी क्वेश्चन रहते हैं, और वो करंट हैपनिंग से या फिर उनके ड्राफ्ट जो बनना पड़ता है डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, उसके अलग अलग एंट्री से ही क्वेश्चन होते हैं। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में वो डिसेबिलिटी या फिर ऐसे किसी टॉपिक पे नहीं जाते। जहाँ तक कि मेरे इंटरव्यू एक्सपीरियंस का, तो मेरा इंटरव्यू 27 जनवरी 2025 को था, और ये प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की ओथ टेकिंग सेरेमनी थी 20 जनवरी की, उसके एक हफ्ते बाद था, और मेरे ड्राफ्ट में आईआर काफ़ी मात्रा में था। तो मेरा इंटरव्यू बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज, वो कैसे इंडिया को इम्पैक्ट करती है, कैसे वर्ल्ड को इम्पैक्ट करती है, इन सब पे सेंटर्ड था। ओके सर, थैंक यू। ओके, कुंदन और सुभजीत, प्लीज आप दो के सवाल है ना। हेलो नमस्ते सर, मैं कुंदन किरोड़ीमल कॉलेज से बीए द्वितीय वर्ष का विद्यार्थी हूँ। मेरा भी सेम ही सवाल था आंसर राइटिंग को लेकर के कि अभी हम करना चाहते हैं तो कैसे पढ़ें, पहले सिलेबस पढ़ लें उसके बाद आंसर राइटिंग करें या कैसे, या एक टॉपिक पढ़ें फिर आंसर राइटिंग करें, थोड़ा इस संबंध में मार्गदर्शन ये करें। सुभजीत हैं क्या? सुभजीत ने भी शायद सवाल होगा। जी सर, जी प्लीज। पहले तो मैं सुनिश्चित करना चाहूंगा कि मेरा आवाज आपको पहुंच रहा है। आ रहा है, बोलिए। जी सर, सबसे पहले कंग्रेचुलेसन सर, एक्चुअली आपके सक्सेस के लिए। और मैं बहुत इंतजियास्ट हूँ आपके बारे में, मैं बहुत इंतजियास्ट था आपके बारे में जानने के लिए और आपसे बात करने के लिए, क्योंकि मैंने सुना था आपका इंटरव्यू जो कि रेडियो उड़ान में है ना। तो कोई बात नहीं है, आज डीडी के माध्यम से मुझे ये मौका मिला है, इसीलिए थैंक्स कहना चाहूँगा डीडी जी का टीम को और अमित सर से। ओके, और मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं अभी रिसेंटली मेरा 12वीं पास किया है ना, और मैं अभी अंडर ग्रेजुएट का स्टूडेंट होने जा रहा हूँ। और जो हमारा NEP 2020 के अंडर मैं अभी 4 ईयर का यूजी करने जा रहा हूँ। और एक बात यह है कि मैं इसमें कौन सी जो टॉपिक्स को मुझे अभी कवर करना है वो 4 साल में, क्योंकि मुझे भी यूपीएससी का एग्जाम देना है और काफ़ी सारे प्रैक्टिसेस भी मुझे करना है। तो मैं कौन सी सोर्स को फाइंड करूं या फिर कौन से सब्जेक्ट्स को मैं अधिकतर फोकस करूं, ताकि मुझे ये पता चल सके कि मैं अच्छे से वो कैसे कवर कर सकता हूँ। जी, तो पहले तो अभी आपका 12th कंप्लीट हुआ, आपके पास अभी काफ़ी टाइम है, आपके पास 4 साल हैं। तो आपने स्ट्रैटेजी उन 4 साल के हिसाब से प्रिपेयर करें। आप न्यूज़पेपर पढ़ना ज़रूर स्टार्ट करिए, क्योंकि न्यूज़पेपर यूपीएससी में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। चाहे आप यूट्यूब पे किसी एडिटोरियल वीडियो को देख रहे हैं, डिस्कशंस को, या फिर आप खुद से न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, खुद से पढ़ना मैं रिकमेंड करूँगा, क्योंकि उससे आपको लैंग्वेज एक डेवलप होती है उस सब्जेक्ट की, या फिर जो आपको डिस्कशन सुन के शायद उतनी ना मिल पाए। तो इन दोनों में से आप शुरू में कुछ भी कर सकते हैं। शुरू में आप डिस्कशन सुन सकते हैं, क्योंकि तब पता करना मुश्किल होता है कि क्या क्वेश्चन यूपीएससी में पूछे जाते हैं और क्या नहीं पूछे जाते हैं। साथ ही में आप एनसीईआरटीज को स्टार्ट कर सकते हैं, पर एनसीईआरटी स्टार्ट करने के पहले आप सिलेबस को एक बार ढंग से पढ़िए यूपीएससी के, जो नोटिफिकेशन में मेंशन रहता है 29 पेज नंबर से। तो सिलेबस आपको बहुत तक याद होना चाहिए कि क्या टॉपिक यूपीएससी पूछता है, क्योंकि पॉलिटिक्स, क्राइम और ये सब जो चीज़ें होती है यूपीएससी कभी नहीं पूछेगा। यूपीएससी ब्रॉडर गवर्नेंस इश्यूज पूछता है, कि जैसे कि गवर्नर है किसी स्टेट का, तो उसका रोल क्या होता है, वो बिल को रोक सकता है नहीं रोक सकता। अभी करंट जजमेंट आया है कि गवर्नर बिल की जो टाइम लिमिट होती है इसको तय किया है, या फिर दिल्ली का गवर्नर और राजस्थान का गवर्नर कैसे अलग है। तो ऐसी चीजें यूपीएससी पूछता है, रादर देन कि गवर्नर ने चीफ मिनिस्टर को क्या बोल दिया, फिर कुछ मसाला नहीं, ये नहीं पूछी जाती यूपीएससी में। तो आप सिलेबस पहले पढ़े। साथ ही में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काफी स्टेबल फॉर्मेट में अवेलेबल है, मैं आपको पीडीएफ सेंड कर सकता हूँ, कहीं से भी आपको मिल जाएगी, उसको आप एक बार ढंग से रेफर करें, क्योंकि उससे आपको एक्चुअली पता लगेगा कि यूपीएससी ने किस टॉपिक पे क्वेश्चन पूछ रखे हैं। अगर आप उन्हीं टॉपिक पे पढ़ेंगे तो आपको ईजी रहेगा, रादर देन पूरा सिलेबस आप पढ़ते रहें। एनसीईआरटी में भी जो इंपॉर्टेंट एरिया है उस पर ज्यादा फोकस करना, जैसे हड़प्पा है, पंचायती राज सिस्टम है, वुमेन का रोल है, ये चीजें काफी पूछी जाती है, तो इन पे ज्यादा फोकस करना रादर देन अदर टॉपिक्स। पार्लियामेंट है, फंडामेंटल राइट्स। तो आप अभी शुरुआत न्यूज़पेपर से करें, फिर एनसीईआरटी पढ़ें, सिलेबस एक क्वेश्चन देखिए। जो सेकंड क्वेश्चन था वो था आंसर राइटिंग से रिलेटेड। तो आंसर राइटिंग के लिए मैं कहना चाहूंगा कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बहुत जरूरी है एग्जाम के पहले। आंसर आप जितने भी क्वेश्चंस आज तक यूपीएससी ने पूछे हैं उनको आप लेके बैठे अपने साइड के साथ में और उनके साथ प्रैक्टिस करें। आंसर राइटिंग
मैं मानता हूँ कि स्क्राइब हमेशा अवेलेबल नहीं रह सकते आपके साथ कि जब आप चाहें तब आंसर की प्रैक्टिस करें, उनकी भी पर्सन कमिटमेंट रहती है, परसेंटेज रहती है। तो इसमें आपके पास 3 ऑप्शन है, या तो आप अपने किसी घर के मेंबर को करें कि वो आपके लिए आंसर लिखें। सेकंड ऑप्शन ये है कि आप खुद टाइप करें अपने बिहाफ पे आंसर, कि आप खुद व्हाट्सएप पे टाइप करें, जैसे मैं व्हाट्सएप पे टाइप करा करता था आंसर अपने, एक ग्रुप मैंने बना रखा था, वहाँ पे मैं अपने नोट्स और आंसर टाइप कर लेता था। या फिर थर्ड ऑप्शन है ब्रेनस्टॉर्मिंग का। आप अपने दिमाग में ही उस टॉपिक को सोचें कि अगर मेरे को इसका आंसर लिखना हो तो मैं कौन कौन से पॉइंट लिखूंगा, मेरा स्ट्रक्चर क्या होगा, इंट्रोड्यूस में कैसे करूंगा, क्या कोई कोटेशन मेरे पास है, डेटा है, कोई डायग्राम से बन सकता है क्या, या फिर जो मैंने डिफरेंट पॉइंट्स लिखे उनको मैं एग्जाम्पल्स में क्या क्या कोट कर सकता हूँ, कंक्लूजन मेरा कैसा रहेगा। तो ये चीजें आप ब्रेनस्टॉर्म भी कर सकते हैं, वो भी बहुत हेल्पफुल रहती है आपकी आंसर राइटिंग स्किल में। अगर आप नहीं लिख पा रहे आंसर तो आप एटलीस्ट दिमाग में तो एक ब्रॉड स्ट्रक्चर बना के रखिए। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। अब हमारे जीएस थैंक के यू सर। स्टूडेंट जितने भी हैं वो प्लीज, अगर आप लोग, आपके कोई सवाल है तो प्लीज, क्योंकि आप लोगों के नाम मेरे पास आए नहीं है, तो जीएस के स्टूडेंट्स है प्लीज। यस सर। नमस्ते सर, मेरा नाम रामकरण है, मैं अजमेर राजस्थान से हूँ और सर्वप्रथम आपको इस विशाल सफलता के लिए बधाई देता हूँ सर। और साथ ही साथ सर मेरे 2 प्रश्न हैं आपसे। सर पहला तो ये है कि जैसा कि आपने बताया, आपने प्रथम जो यूपीएससी की मुख्य परीक्षा दी उसमें आप दुर्भाग्यवश असफल हो गए। सर ऐसा होने पर हम या तो सीधे तौर पर हार मान लेते हैं, या फिर हमारे जो परिवारजन होते हैं या फिर हमारे जो मित्र होते हैं, तो उनकी ओर से भी सर कई नकारात्मक बातें आती है कि तुम नहीं कर पाओगे, रहने दो, ऐसा वैसा। तो सर उन चुनौतियों का सामना, उन चुनौतियों से आपने किस प्रकार निपटा और उनका सामना कैसे किया? सर दूसरा प्रश्न मेरा आपसे ये रहेगा कि मैंने आज तक ये सुना है सर कि जो सोशल मीडिया है उसके साथ आप कभी भी आईएएस की प्रिपरेशन नहीं कर सकते हैं। तो सर आप सोशल मीडिया से कितने दूर रहे और हमें कितना दूर रहना चाहिए सर, और कितना इसका प्रयोग करना चाहिए जिससे कि हम समय समय पर हमारे अध्ययन को समय दे सके सर? धन्यवाद। धन्यवाद रामकरण जी, आपके सवाल काफ़ी रेलिवेंट हैं, क्योंकि सोशल मीडिया एक काफ़ी उभरता हुआ चीज़ है और ये सबकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं है ही। तो इसको आप पसंद कर सकते हैं, ना पसंद कर सकते हैं, पर इग्नोर नहीं कर सकते। तो सोशल मीडिया वाले क्वेश्चन का मैं पहले आंसर दूंगा कि सोशल मीडिया से मैं दूर नहीं था, मैं रील्स और शॉर्ट्स और इन सब चीज़ों से दूर था, पर यूट्यूब का मैंने बहुत उपयोग किया। यूट्यूब एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ही है, इसमें काफ़ी चैनल्स थे यूट्यूब के जिनसे मैं न्यूज़ फॉलो करा करता था, और अगर कोई टॉपिक मुझे समझ नहीं आ रहा है, फिर मैथ्स है या फिर कुछ और है, तो यूट्यूब पे इजीली इसको सर्च करके समझ लेता था मैं। और व्हाट्सएप का मैंने प्रयोग ऐसे किया था कि व्हाट्सएप पे मैं ग्रुप्स बना लेता था अलग अलग सब्जेक्ट के, जैसे हिस्ट्री नोट्स, पॉलिटिकल साइंस नोट्स। वहाँ पे कोई क्लास में अटेंड कर रहा हूँ या फिर मैं खुद की एक बुक पढ़ रहा हूँ, तो अपने नोट्स टाइप करके व्हाट्सएप पे सेंड कर देता था, और अपने एक फ्रेंड के थ्रू उनको एक पीडीएफ फाइल में कंपाइल कर लेता था, डॉक्स फाइल पीडीएफ फाइल में, जिसको मैं इन्विजन एआई के थ्रू पढ़ लेता था बाद में। मैंने कीबोर्ड, फिजिकल कीबोर्ड जो होता है वो मैंने ले रखा था, उसको मैं ओटीजी केबल होती है उससे फ़ोन से कनेक्ट कर लेता था, ओटीजी केबल के थ्रू कीबोर्ड को, और अपने नोट्स व्हाट्सएप पर टाइप करा करता था, ताकि मेरे फ्रेंड उसको कंपाइल करके एक जगह पे मुझे डॉक्स बना के दे सके और मैं बाद में उसको रिवाइज कर सकूँ। तो रिवाइज करने के लिए काफ़ी अच्छा तरीका है ये। आपका जो पहला सवाल था कि मेंस अगर नहीं होता तो लोग सवाल उठाते हैं, जी बिल्कुल लोग सवाल उठाएंगे आप पे, और लोग ये भी बोलते हैं कि क्या पढ़ाई नहीं कर रहे थे क्या, या फिर आपका नहीं हो पाया। तो ऐसे लोगों को आप इग्नोर करें, यही बेस्ट ऑप्शन रहता है, क्योंकि ऐसे लोग रहेंगे आपकी ज़िंदगी में जो आप पे सवाल उठाएंगे। और एक कोटेशन भी है कि विक्ट्री हैज़ मैनी फादर्स बट फेलियर इज़ अ ऑर्फन। जब आपका सिलेक्शन नहीं होता तो काफ़ी लोग सवाल उठाते हैं, जब सिलेक्शन होता है तो काफ़ी लोग आते भी हैं। तो उस टाइम पे आप अपना जो प्रोसेस है, जो आप खुद जो काम कर रहे हैं, अपने एफर्ट पे भरोसा रखें, अपनी पढ़ाई पे भरोसा रखें। जो एक प्रोसेस है जो आपको फॉलो करना है, उस प्रोसेस पे भरोसा रखें और आगे निरंतर प्रयास करते रहें। लोग जो आसपास कह रहे हैं उनको इग्नोर करते हुए, क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे ही। धन्यवाद सर, शुभ संध्या बहुत अच्छा लगा सर, आपसे मेरा नाम बात करके और प्रश्न पूछ के। रवि है। शुभ संध्या सर, मेरा नाम रवि है और अभी मैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में स्टडी कर रहा हूँ, ग्रेजुएशन है मेरा। और सर सबसे पहले तो आपको आपकी सफलता पर बहुत सारी शुभकामनाएं। सर हमारा प्रश्न है कि यूपीएससी का सिलेबस सर इतना बड़ा होता है, और तो सर उसको मैनेज करने के लिए सर हमें क्या करना चाहिए, और सर सभी अनेक विषय पढ़ने होते हैं इसके लिए, तो सर किन विषयों को हमें प्रायोरिटी देनी चाहिए सर?
तो जहाँ तक बात है सिलेबस की, सिलेबस काफ़ी बड़ा है यूपीएससी का, पर आप उसको पूरे एंटायरिटी में देखिए कि मुझे इतना बड़ा सिलेबस करना पड़ेगा, या तो काफ़ी ज़्यादा है, कैसे हो पाएगा। आप उस सिलेबस को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दें कि आज जैसे मुझे 50 पेज करने हैं। आप पूरा ना देखिए कि मुझे पूरी पॉलिटिक्स की लक्ष्मीकांत 500 पेज की करनी है। आप ये देखिए कि आपको आज के दिन में क्या करना है। आप टारगेट बेस्ड पढ़ाई करें कि आज मुझे 30 पेज इस बुक के पढ़ने हैं, तो 30 पेज पढ़ने हैं। अब उसमें रात हो या दिन हो, मैं जैसे रात को 2 बजे तक भी पढ़ा करता था अगर मेरे टारगेट कंप्लीट नहीं होता तो, पर उस दिन उस टारगेट को कंप्लीट जरूर करा करता था। अब उसमें टाइम कैसे, मैं 2 घंटे में टारगेट हो रहा है या फिर 8 घंटे में हो रहा है, पर वो टारगेट होना जरूरी था, ना कि टाइम कितना लग रहा है। तो उसमें आप बहुत बड़े सिलेबस को ना माने, उसको छोटे छोटे हिस्सों में ब्रेक करें और उस हिसाब से पढ़ें। सेकंड जो क्वेश्चन है कि काफ़ी डाइवर्सिफाइड सिलेबस है, तो ये यूपीएससी के एग्जाम की एक नेगेटिव पॉइंट भी, पर पॉजिटिव पॉइंट भी यही है कि किसी भी और एग्जाम के लिए पढ़ेंगे तो आपको एक ही प्रकार का सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। यूपीएससी में अगर आपको ज्योग्राफी पसंद नहीं आ रही, आप उसको उस टाइम पे छोड़ें और आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ सकते हैं। आपको पॉलिटिकल साइंस पसंद नहीं तो आपको हिस्ट्री पसंद होगी, तो आप सब्जेक्ट के साथ ऐसे मिक्स एंड मैच कर सकते हैं। जो आपको सब्जेक्ट पसंद है, आप उस, अगर आपको उस टाइम पे इंटरेस्ट नहीं आ रहा, तो आप वो जो आपका सबसे मनपसंद सब्जेक्ट है आप उसको पढ़ें। और डाइवर्सिफाइड सब्जेक्ट के फायदे ये भी है कि यूपीएससी देख रहा है कि आपका कितना क्यूरियस बेंट ऑफ माइंड है, आप कितने क्यूरियस हैं आसपास की अपनी चीज़ों को जानने को लेके। यूपीएससी के क्वेश्चन को देख के ये एहसास होता है कि यूपीएससी ये क्वालिटी चाह रहा है एस्पिरेंट्स के अंदर। तो आप डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़े तो एक क्यूरियोसिटी के साथ पढ़े कि आपको जानने को मिल रहा है कि सोसाइटी कैसे काम करती है, पॉलिटी कैसे काम करती है, ज्योग्राफी में कैसे कैसे फिनोमेना है, कैसे अपनी अर्थ बनी। अगर आपको क्यूरियोसिटी से पढ़ेंगे तो आपको इन सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आने लग जाएगा धीरे धीरे विद टाइम। ये जर्नी है। नमस्ते सर, मेरा नाम मोनू राज है और मैं इस वर्ष बीएचयू से स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की है। थैंक यू सर, मैं यह जानना चाहता हूं कि स्व अध्ययन पर सर कितना समय देना चाहिए इस परीक्षा को क्वालिफाई करने के लिए। कोई कितना भी कोचिंग की बात कर ले, जो अल्टीमेटली जो काम आता है, जो एग्जाम में काम आता है, वो स्व अध्ययन ही होता है, वो खुद की सेल्फ स्टडी ही होती है। आप जितना सेल्फ स्टडी करेंगे आपको अल्टीमेटली एग्जाम में याद वही आएगा, क्योंकि लेक्चर अपनी जगह पे है। आपने जो बुक पढ़ी होगी, आपने इसको मल्टीपल टाइम रिवाइज किया होगा, मल्टीपल टाइम सुना होगा, एग्जाम में वही चीज़ें बार बार याद आती है। तो जितनी ज़्यादा टाइम हो सके आप खुद की सेल्फ स्टडी पे ही दें, क्योंकि एग्जाम के क्वेश्चन भी उस तरीके से फ्रेम्ड होते हैं। जो यूपीएससी पूछ रहा है वो ट्राई करता है कि कोचिंग की मटेरियल से बियॉन्ड जाके पूछे। वो अगर आपने खुद ने कोई टॉपिक पढ़ा है तो उसको आप गूगल पे खुद से सर्च करें, थोड़ा सा एक्स्ट्रा उसके बारे में जानें कि ये चीज़ कैसे काम कर रही है, फिर ये चीज़ कैसे होती है, उससे आपको हेल्प होगी। तो सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस जर्नी का। थैंक यू सर। सर मैं रामकरण, एक छोटा सा प्रश्न और था सर। मुझे लग रहा है कि सर आपसे बात करके ना, मतलब जैसे मेरे अपने ही परिवार जन से बात कर रहा हूँ आज डीडीजी के माध्यम से, ये अच्छा अवसर आया हमारे लिए। तो सर ये जानना चाह रहा था कि जैसे सर हम यूट्यूब वगैरह पे देखते हैं तो सर यूपीएससी के जो प्रीवियस ईयर पेपर्स होते हैं वो इतनी आसानी से मिल नहीं पाते हैं सर पूरे पूरे। तो सर ये हम मार्केट से परचेज कर सकते हैं क्या? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप मार्केट से परचेज कर सकते हैं, पर फिर उसको आपको स्कैन करना पड़ेगा और एक्सेसिबिलिटी की दिक्कत आएगी। तो परचेज करने की जगह पीडीएफ फाइल्स बहुत इजीली अवेलेबल है। मेरे पास पीडीएफ फाइल पड़ी, मैं सेंड कर सकता हूँ आपको, अगर आप मुझे कॉन्टैक्ट करें मेरे आईडीज पे या फिर मेल पे। तो आप उस पीडीएफ के थ्रू पढ़ेंगे तो आपको खरीदना भी नहीं पड़ेगा और वो एक्सेसिबल फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा। हेलो सर, गुड इवनिंग। मेरा नाम यस ज्योति सर। है। मैं लक्ष्मीबाई कॉलेज की छात्रा हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। ग्रेजुएशन चल रहा है मेरा 2nd ईयर। सर मेरा प्रश्न आपसे ये है कि आपने ये कब डिसाइड किया था कि आपको यूपीएससी ही करना है, और क्या आपको कभी ऐसा लगा कि आपको अगर यूपीएससी नहीं होता तो आप दूसरा ऑप्शन क्या चूज करेंगे? सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है सर आपसे कि आपने जब ये प्रिपरेशन की थी तो आपको लाइफ में कई प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी होंगी। जैसे आपका कभी कुछ रहा होगा तो आपको किसी ने कुछ बोला होगा कि नहीं तुमसे नहीं होगा, तो आपने इस प्रॉब्लम को कैसे टैकल किया था? थैंक यू सर। जहाँ तक दूसरे सवाल की कि लोग जो क्वेश्चन उठाते हैं, तो ऐसे लोग आपको कुछ मिलेंगे, पर आप फोकस करें कि जो 100 में से 1 या 2 इंसान ऐसे होंगे, बाकी जो आपके फैमिली मेम्बर जो आपको रियल में समझते हैं, जो आपके दोस्त हैं, जो एक्चुअल में आपके दोस्त हैं, वो आप पे क्वेश्चन नहीं उठाएंगे इस चीज़ पे। तो आप उनके साथ रहें। और ये एक चीज़ देखी जाती है कि अगर एक व्हाइट बोर्ड है, अगर उस पर एक सिंगल ब्लैक डॉट बना हुआ है, तो हमारा ध्यान पूरे व्हाइट बोर्ड पर ना जाके उस ब्लैक डॉट पे बार बार जाता है। तो
वैसे ही अगर बहुत सारे लोग अगर अपन को अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, हमें मोटिवेट भी कर रहे हैं, पर हमारा ध्यान बार बार उस एक इंसान पे जाएगा जो हमें डिमोटिवेट कर रहा है, पर हमें वही इग्नोर करके हमें उस वाइट बोर्ड पे कितने सारे लोग हमारे साथ हैं जो पूरी जर्नी में हमें सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे साथ खड़े हुए हैं, कितनी लोगों की और भी मेहनत है, क्योंकि किसी एक इंसान का नहीं सक्सेस होता, पूरे एक उसका जो फैमिली होती है, जो आसपास सपोर्ट सिस्टम होता है, उन सबका कॉन्ट्रीब्यूशन से सिलेक्शन होता है। तो उन सपोर्ट सिस्टम को आप ध्यान रखिए, उनके जो एफर्ट्स है उनका एक्नॉलेज करें, उनके साथ बात करें। कोई भी इंसान वो हो सकता है जिनके साथ आप अपनी चीज़ें शेयर करते होंगे, उनको आप समझाएं कि मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, इस इंसान ने ये बोला, और उनके साथ अगर आप शेयर करेंगे तो आपका मन हल्का होगा और ये चीज़ों से आप उभर पाएंगे। जो आपका पहला क्वेश्चन था कि यूपीएससी का मैंने कब सोचा, यूपीएससी का मेरा आइडिया तो बहुत पहले से था कि मुझे यूपीएससी देना है, क्योंकि मुझे पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट में काफ़ी इंटरेस्ट था कि एक स्टेट कैसे काम करता है, उसके स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, फंक्शंस कैसे होते हैं, कैसे वो इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है और इतनी सारी चीज़ें एक साथ मैनेज कर पा रहे हैं एक इंस्टीट्यूशन होते हुए भी। तो 8th क्लास के पहले से था, 8th क्लास के बाद मेरा निश्चय और दृढ़ हो गया, क्योंकि मुझे उस टाइम पे लगा कि मैं साइंस शायद नहीं कर पाऊंगा, तो ह्यूमैनिटीज में मुझे फोकस करना है और यूपीएससी से भी वो अलाइन करता है। तो तब मैंने और मेरा वो हो गया था कि मुझे यूपीएससी ही देना है 8th क्लास के बाद में। जहाँ तक है कि अगर मेरा यूपीएससी नहीं होता तो मैं क्या करता, इसके लिए मैंने अपना प्लान भी रेडी रख रखा था। मैंने मास्टर्स कर रखा था और यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्जाम दे रखा था। तो अगर मेरा यूपीएससी नहीं होता तो मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कहीं पे भी अप्लाई कर सकता, मेरे पास नेट सर्टिफिकेट था। साथ ही मेरी पीएचडी चल रही थी जेएनयू से, जहाँ पे मुझे 47,000 रुपीज़ का स्टाइपेंड मिलता था। 5 साल के लिए मेरा वो स्टाइपेंड था, मतलब 2025 से 2030 तक मुझे ये पर मंथ 47,000 रुपीज़ मिलते। तो ये मेरा प्लान भी था, फाइनेंशियली मैं सिक्योर था, तो मैं 5-6 साल तक यूपीएससी आराम से दे पाता। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, मेरे को एक क्वेश्चन था कि सर, जैसे कि हमें पता है कि जो सिलेबस है यूपीएससी का वो काफी ज्यादा वास्ट है, तो सर हम जैसे अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो 3 इयर्स तक जो है हम एग्जाम भी नहीं दे सकते, तो सर हम इतने मतलब वास्ट सिलेबस को रिवाइज कैसे करें, रिमेम्बर कैसे रख सके मतलब इतने लॉन्ग टाइम तक? वास्ट सिलेबस का वही है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर देखने आपको पता चलेगा कि बहुत चीज़ें तो यूपीएससी पूछता ही नहीं है। आर्ट एंड कल्चर टॉपिक में यूपीएससी में है, पर वो मेजर क्वेश्चन चोला एज, गुप्ता एज और चालुक्यास, पल्लवास, इनसे ही पूछ रहा है। तो बहुत सारी डायनेस्टीज को आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो आपका सिलेबस ऑलरेडी बहुत हद तक कम हो जाएगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि कुछ टॉपिक है ग्लोबलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, रोल ऑफ वुमेन, इंटरनल सिक्योरिटी में साइबर सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर के अंदर जो फूड प्रोसेसिंग होता है, ये टॉपिक बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जा रहे हैं। तो इनको आप डिटेल में पढ़ें, बाकी टॉपिक को आप थोड़ा कम पढ़ेंगे, बेसिक जानकारी रख लेंगे तो उससे काम हो जाएगा। जहाँ तक बात रिवीजन की है, रिवीजन के लिए आप पहले से जैसे मैंने नोट्स बनाया आप वैसे कर सकते हैं। टाइप करके आप जो बेसिक पॉइंट्स हैं जो आपको लगता है कि आपको याद नहीं रहेंगे, उनको अलग से लिख लीजिए, उसको मल्टीपल टाइम आप रिवाइज कीजिए। एक तरीका होता है एक्टिव रिकॉल का, ये तरीका मैं लागू करा करता था अपनी प्रिपरेशन में। इसमें क्या होता है कि आपने आज कोई टॉपिक पढ़ा, आप रात को जब सोने जा रहे हैं उसके पहले आप किताब नहीं खोलिए, आप कुछ भी मत पढ़िए, आप केवल अपने दिमाग में सोचो एक बार कि मैंने आज क्या टॉपिक पढ़ा था, उसके अंदर सब थीम्स क्या थे, उसके अंदर पॉइंट्स क्या क्या थे जो आपने पढ़े थे, और उसको आप याद करने की कोशिश कीजिए। करेंगे तो आप केवल उसको दोहराएंगे। हो सकता है आपको याद आए या ना आए, ऐसा आपको पता नहीं होगा आपको कितना याद हुआ कितना याद नहीं हुआ, पर अगर आप अपने दिमाग पे इस प्रकार से उसको याद करने की कॉल करेंगे, बिना किताब खोले, बिना किताब को सुने, तो आपको बेहतर पता लगेगा कि मुझे ये चीज़ याद नहीं हुई या फिर मुझे इस एरिया में पर्टिकुलरली दिक्कत है। यस सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज का आखिरी क्वेश्चन लेंगे हम, ठीक है ना, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है, सर का भी हम बहुत समय ले चुके हैं, ठीक है ना। आज का लास्ट क्वेश्चन प्लीज। Good evening, sir. Sir, I am Ananya. I study in class 10th. I also want to become IAS officer. So, which preparation should I start? I want to take humanities. एक सेकंड सर, आंसर से पहले प्लीज मिधांश आपका भी एक सवाल है, बस आप भी पूछ लीजिए, है ना, तो फिर दोनों का आंसर देखें फिर वाइंड अप करेंगे प्लीज। मिधांश। गुड इवनिंग सर, मैं मिधांश हूँ। आई एम आल्सो इन 10th. सर, आई एम आल्सो फ्रॉम 10th. सर, फर्स्टली कांग्रेचुलेशंस आपकी इतनी ग्रेट अचीवमेंट पे। सर, मैं ये पूछना चाहता था कि सर जैसे मैंने सुना है कि यूपीएससी में इंटरनेशनल हिस्ट्री भी आती है और मेरे को वो पसंद भी है, क्योंकि सर इंडियन हिस्ट्री से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इंटरनेशनल हिस्ट्री है। इंटरनेशनल रिलेटेड जो टॉपिक्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, तो सर हम उन्हें कैसे रिवाइज कर सकते हैं? और सर लाइक हमें अगर कोई चैप्टर अच्छे से याद नहीं हो रहा, वो हमारी वीक पॉइंट है,
तो सर हम उसे अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट कैसे बना सकते हैं, जैसे लाइक पॉइंट्स याद करना वगैरह वगैरह? तो जहाँ तक बात है 10th क्लास में एग्जाम की प्रिपरेशन की, तो अभी मैं अपने छोटे भाई और छोटे बहनों को कहना चाहूँगा कि अभी आप यूपीएससी के चक्कर में ना फंसे। अभी आपके पास काफ़ी लंबा टाइम बचा हुआ है। अभी इतनी यंग एज में अभी आप यूपीएससी में ना आए। अगर आपको प्रिपरेशन तब भी करनी है तो आप केवल जो न्यूज़ होती है आसपास की केवल उतना फॉलो करें। और अभी जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे अपनी 11th-12th में, उनको आप थोड़ा ढंग से पढ़ें। उनको आप इस पर्सपेक्टिव से पढ़ें कि आपको फ्यूचर में याद रहें। उन पर आप फोकस करें। उसके अलावा अभी इस स्टेज पे कुछ भी करने की आवश्यकता आपको नहीं है। आप अपने एक्चुअल प्रिपरेशन कॉलेज टाइम से ही स्टार्ट करना। अभी आप स्कूल लाइफ को एंजॉय कर दीजिए। ये लाइफ भी कभी दोबारा नहीं आएगी। जहाँ तक ये बात मेधांश के क्वेश्चन की कि वर्ल्ड हिस्ट्री आती है यूपीएससी में, तो मेधांश मैं आपको बताना चाहूँगा कि GS1 जो होता है मेंस में, केवल उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री आती है और उसके अंदर भी केवल 1 या 2 क्वेश्चन ही वर्ल्ड हिस्ट्री के आते हैं। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में करने की वर्ल्ड हिस्ट्री को जरूरत नहीं रहती। इसके अंदर यूपीएससी ने आपको 5-6 टॉपिक दिए हैं, जैसे कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, वर्ल्ड वॉर के बीच का टाइम, फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस। इन टॉपिक्स के अलावा यूपीएससी वर्ल्ड हिस्ट्री में कुछ भी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी उठा के देख सकते हैं, इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा इन डेप्थ या बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। आप इन 4-5 टॉपिक को पढ़ लीजिए, पर वर्ल्ड हिस्ट्री पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी कम आते हैं। जिन सब्जेक्ट से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं आप उन पर ज़्यादा फोकस कीजिए, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस हुआ, सोसाइटी हुआ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। ये एक बहुत मेजर चंक होता है मेंस का और प्रीलिम्स का। इन पे फोकस ज़्यादा रखना है और वर्ल्ड हिस्ट्री पे कम ही पढ़ना है। अगर आपको याद नहीं रहता तो उसके लिए आप ये कीजिए कि शॉर्ट नोट्स बनाइए। उन शॉर्ट नोट्स को बार बार पढ़िए, एक्टिव रिकॉल कीजिए। और एक शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि पूरा बड़ा सारा टेक्स्ट जो होता है उसको रेफर करना बार बार अपने लिए स्पेशली मुश्किल होता है। क्योंकि अगर कोई साइटेड इंसान है तो वो डायरेक्टली उस पेज पे जंप करके पेजेस को फ्लिप करके वहाँ तक पढ़ सकता है, पर अपने लिए वो फ्लिप करके वहाँ तक पहुँचना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। तो अगर अपने शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर रहेंगे तो रिविजन काफ़ी ईजी हो जाएगा। सर मैं एंड करना चाहूँगा, तो फिर मैं यही बोलूँगा कि थैंक यू अमित सर, पहले तो मुझे बुलाने के लिए, और आपने इतने सारे एस्पिरेंट से मेरा इंटरेक्शन कराया। मुझे हमेशा खुशी होती है कि मैं एस्पिरेंट से इंटरेक्ट करूँ और उनको गाइड कर पाऊँ, क्योंकि जो मुझे मुसीबतें फेस हुई थी वो उनको फेस ना हो। क्योंकि ये जर्नी में बहुत सारी चीज़ें होती है जो नहीं पता रहती। तो अगर मैं थोड़ा सा भी अगर किसी की लाइफ में अपना एडवाइस से या गाइडेंस से कॉन्ट्रीब्यूट कर पाऊँ तो मेरे लिए उससे खुशी की बात कुछ नहीं होती। क्योंकि 1 महीने पहले, 1.5 महीने पहले मैं खुद भी एस्पिरेंट था। वो एंजाइटी, वो स्ट्रेस, वो एग्जाम का प्रेशर, वो सब मुझे पता है कि कितना ज़्यादा होता है और क्या क्या फेस करना पड़ता है। तो और भी कभी आपको किसी भी प्रकार की आवश्यकता हो, किसी प्रकार की सहायता हो, अगर मेरा कोई सेशन और रखना हो या फिर कोई सब्जेक्ट हो जो आपको लगता हो कि मैं पढ़ा सकता हूँ, तो आप मुझे ज़रूर से बुलाइएगा। और आपका जो विजन है टेक्नोलॉजी वाला, आप प्लीज़ उसको कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी एक बहुत लिबरेटिंग फोर्स है, एक काफ़ी अच्छा टूल है टू हैव अ लेवल प्लेइंग फील्ड बिटवीन द पीपल विद डिसेबिलिटी एंड पीपल विद नॉन डिसेबिलिटी। तो टेक्नोलॉजी प्रमोशन और टेक्नोलॉजी अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। आप उसको प्रमोट करते जाइए। और आप जो काम कर रहे हैं वो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, काफ़ी सराहनीय काम है। और ज़रूर से मुझे कोई भी सहायता के लिए आप आगे कॉन्टैक्ट कीजिएगा। धन्यवाद। बिल्कुल। तो कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में हम पहुंचते हैं और जैसे कि अंत में हम लोग धन्यवाद ज्ञापन अदा करते हैं, तो सबसे पहले मैं हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री मनु गर्ग जी का सबसे पहले देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल के समस्त छात्र और पूरे परिवार की ओर से सर को इस विशेष उपलब्धि के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाइयां। साथ ही साथ सर ने अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किए और साथ ही साथ जो भी हमें बच्चों को कभी भी अगर किसी भी और अन्य सहायता अगर बच्चों को जरूरत पड़ती है तो सर ने कहा कि वो उसके लिए भी अवेलेबल है, तो सर का उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ हमारे जितने भी जनरल साइंस के, आईसीटी के जितने भी अपने इंस्ट्रक्टर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, उन सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में इस पूरे प्रोग्राम को जो ऑर्गेनाइज किया गया है, जो हमारी टीम ने ऑर्गेनाइज किया, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज के जो पूरे मंच को संचालन करने के लिए हमारे आशीष भैया, जिन्होंने बहुत अच्छे से मंच को संचालित किया, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में सरस्वती वंदना के लिए हमारे बीच में सिमरन, उन्होंने बहुत अच्छी सरस्वती वंदना का प्रस्तुतिकरण दिया, उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ हमारे मीडिया प्रभारी, हमारे साथ 2 मीडिया प्रभारी इस समय जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी पूरे प्रोग्राम को रिकॉर्ड किया, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ पूरी जितने भी हमारे स्टूडेंट्स आ रखे हैं, हमारे फर्स्ट बैच से लेकर अभी 4th बैच तक और जीएस के बैच के लिए आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप कि आप सभी को आज का कार्यक्रम बहुत ही
क्या कह सकते हैं कि ज्ञानवर्धक रहा होगा, लाभदायक जरूर रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोग अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो आपको कहीं ना कहीं फायदा देगा। तो मैं अमित सिंह नेगी आप सभी का हृदय के अंतःस्थल से एक बार पुनः धन्यवाद करता हूं और आशा करता हूं कि आप इसी तरीके से हमारे कार्यक्रम में जुड़ते रहेंगे। धन्यवाद, शुभ रात्रि, साइन आउट।